हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपका दोस्त सीए कपिल गर्ग। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट रिवीजन लेक्चर नंबर 12 फॉर द सी एंटर डायरेक्ट टैक्स रिवीजन सीरीज। एंड आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द कंसेप्ट ऑफ टीडीएस, टीसीएस एंड एडवांस टैक्स। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एंड एज वेल एज फ्रॉम योर रियल लाइफ पॉइंट ऑफ व्यू। आप जब आर्टिकलशिप के अंदर जाएंगे या आप आफ्टर क्वालिफाइंग सीए अपनी कोई प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे या जॉब के अंदर जाएंगे, अगर आप डायरेक्ट टैक्सेस के अंदर कोई भी प्रैक्टिस या जॉब करते हैं तो उसके अंदर आपको इन कंसेप्ट की हमेशा रिक्वायरमेंट पड़ेगी, टीडीएस, टीसीएस एंड एडवांस टैक्सेस। ठीक है। सो आपको अभी क्या करना है, आपको मेरे साथ इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना है। मैं आपको सभी सेक्शंस, सभी कंसेप्ट अच्छी तरीके से वन बाय वन रिवाइज करवाऊंगा एंड उसकी जितनी भी निटिग्रिटीज है मैं आपको सभी समझाऊंगा। आपको बस मेरे साथ पूरी वीडियो के अंदर बने रहना है। एंड ये कंसेप्ट रिवीजन वीडियो देखने के बाद आपको सभी क्वेश्चंस एंड इलस्ट्रेशंस आपको एक बार खुद से सॉल्व करके देखने हैं, सो दैट ऑल योर कंसेप्ट्स विल बी क्रिस्टल क्लियर्ड एंड यू विल बी रेडी फॉर योर एग्जाम्स। ठीक है जी। सो लेट्स डाइव इनटू द सब्जेक्ट विद मी। So first of all, we have to discuss about the TDS. As a general rule, income earned during the previous year is taxable in the assessment year. ठीक है। तो जो आप प्रीवियस ईयर के अंदर इनकम अर्न करते हैं वो टैक्सेबल होती है इन द असेसमेंट ईयर, बट उसके ऊपर आपका टैक्स रिकवर कर लिया जाता है इन द प्रीवियस ईयर इटसेल्फ बाय द वे ऑफ टीडीएस, टीसीएस एंड एडवांस टैक्सेस। अभी यही तीनों कंसेप्ट हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ने हैं। एंड इसके बाद जब टीडीएस, टीसीएस एंड एडवांस टैक्स आपका ड्यूरिंग द ईयर टैक्स रिकवर कर लिया जाता है, एंड इसके बाद जब आप असेसमेंट ईयर के अंदर अपने रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करता है एसएससी, तो वो अपनी पूरी इनकम को असेस करता है कि ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर उसने कितनी इनकम अर्न करी एंड उसके ऊपर कितना टैक्स पेबल बनता है, एंड उसमें से फिर वो इफेक्ट देता है टैक्स डिडक्टेड एट द सोर्स ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर यानी कि टीडीएस, जो उसका टैक्स कलेक्ट कर लिया गया था एट सोर्स ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर यानी कि टीसीएस, एंड एडवांस टैक्सेस जो कि उसने पे करा था ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। इन तीनों को इफेक्ट देने के बाद जो उसका नेट टैक्स पेबल बचता है रिमेनिंग, वो उसे पे करना होता है बाय द वे ऑफ सेल्फ असेसमेंट टैक्स अंडर सेक्शन 140A। ठीक है जी। चलिए सेक्शन नंबर 191। अब सेक्शन नंबर 191 बताता है टैक्सेस पेबल बाय द एसएससी डायरेक्टली, कि यहाँ पर एसएससी को टैक्स डायरेक्टली पे करना होगा किस किस केस में, या तो जो उसकी इनकम है इन रेस्पेक्ट ऑफ इनकम विच इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड एट सोर्स, कि जिस इनकम के ऊपर टैक्स डिडक्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है उस इनकम के ऊपर भी एसएससी को डायरेक्टली टैक्स पे करना है, या कोई इनकम है जिसके ऊपर टैक्स डिडक्ट करने की रिक्वायरमेंट है बट डिडक्टर ने यानी कि जो आपका पेयर है उसने वो टैक्स डिडक्ट नहीं करा, तो इस केस में अब एसएससी ये नहीं बोल सकता कि भाई टैक्स डिडक्ट नहीं हुआ तो मैं टैक्स पे नहीं करूंगा। नहीं, यहाँ पर एसएससी को डायरेक्टली टैक्स पे करना मैंडेटरी है। इनकम इन रेस्पेक्ट ऑफ विच टैक्स इज लायबल टू बी डिडक्टेड बट इज नॉट एक्चुअली डिडक्टेड। ठीक है। इफ एनी पर्सन इंक्लूडिंग द प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ अ कंपनी who is required to deduct the tax at source, यानी कि कोई भी पर्सन जिसे टैक्स डिडक्ट करने की रिक्वायरमेंट थी, या कोई एम्प्लॉयर पेइंग टैक्स ऑन नॉन मॉनेटरी परक्विजिट्स अंडर सेक्शन 192 सबसेक्शन 1A, कोई भी पर्सन जिसे टैक्स डिडक्ट करने की रिक्वायरमेंट थी, या एम्प्लॉयर जो कि नॉन मॉनेटरी परक्विजिट्स पे टैक्स खुद से पे कर रहा है अंडर सेक्शन 192 सबसेक्शन 1A, एंड अगर वो टैक्स डिडक्ट नहीं करता या डिडक्ट कर लेता है उसे पे नहीं करता, नॉट डिडक्टेड और डिडक्टेड बट फेल्स टू पे होल और एनी पार्ट ऑफ द अमाउंट, तो इस केस में उसे असेसिन डिफॉल्ट बना दिया जाएगा। डज नॉट डिडक्ट और आफ्टर डिडक्टिंग फेल टू पे सच टैक्स और डज नॉट पे द होल और पार्ट ऑफ द टैक्स, देन सच पर्सन शैल बी डीम्ड टू बी एन असेसिन डिफॉल्ट। बट अगर मान लीजिए जो असेसी है, जो पेई है, जिसको अमाउंट दिया गया था उस पर टैक्स डिडक्ट नहीं करा, बट असेसी अब खुद से उस इनकम को अपनी रिटर्न ऑफ इनकम का पार्ट बनाकर उसके ऊपर रिटर्न फाइल करके एंड उस पर टैक्स जमा करा देता है, तो इस केस में यहाँ पे डिडक्टर पेयर को असेसिन डिफॉल्ट नहीं बनाया जाएगा। ठीक है। 191 subsection 2 direct payment of tax where income of the assessee includes value of a specified security or sweat equity shares allotted। अब यहाँ पर जो एलिजिबल स्टार्टअप्स होते हैं, यानी कि कोई स्टार्टअप कंपनी होती है तो वो अपने एम्प्लॉयज को रिटेन करने के लिए उन्हें अपने स्वेट इक्विटी शेयर्स या स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज अलॉट कर देती है। अब यहाँ पर प्रैक्टिकल डिफिकल्टी क्या है कि अभी केवल एम्प्लॉय को स्वेट इक्विटी शेयर या स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज अलॉट करी गई हैं, अभी उसे कोई इनकम तो हुई नहीं है, तो अब वो कहाँ से उस पर टैक्स पे करे, तो इसके लिए यहाँ पे डेफरमेंट ऑफ टैक्स कर दिया गया है कि अगर कोई भी एम्प्लॉई है ऑफ अ एलिजिबल स्टार्टअप एंड उसकी इनकम के अंदर कोई भी स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज या स्वेट इक्विटी शेयर से कोई इनकम आ रही है, तो इस इनकम पर उसे टैक्स नहीं देना, उस इनकम पर उसे टैक्स देना है कब, विद इन द 14 डेज फ्रॉम द अर्लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग डेट्स। यानी कि यहाँ पे आपका टैक्स डेफर कर दिया गया है, तो आपको टैक्स कब पे करना है, विद इन 14 डेज फ्रॉम द अर्लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग डेट्स। कौन कौन सी डेट्स, या तो आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द 48 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर, तो जिस असेसमेंट ईयर के अंदर आपको स्वेट इक्विटी शेयर्स अलॉट करे गए उसके एंड से 48 मंथ्स खत्म होने के विद इन द 14 डेज आपको टैक्स पे करना है। या अगर मान लीजिए कोई एसएससी बीच में ही स्वेट इक्विटी शेयर्स या स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज को सेल कर देता है, तो जिस डेट पे वो सेल करेगा उस डेट ऑफ सेल से विद इन द 14 डेज उसे टैक्स पे करने की रिक्वायरमेंट आएगी।
एंड अगर कोई एम्प्लॉई वहाँ से रिजाइन कर देता है स्टार्टअप को, जहाँ से उसे स्वेट इक्विटी शेयर्स वगैरह मिले थे, अगर वो उसे रिजाइन कर देता है, वहाँ का वो एम्प्लॉय नहीं रहता, तो जिस दिन वो वहाँ का एम्प्लॉय सीज टू एग्जिस्ट एम्प्लॉय हो जाता है, उस डेट से विद इन द 14 डेज उसे टैक्स पे करने की रिक्वायरमेंट आएगी। ठीक है। डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स, सेक्शन नंबर 192, तो ये बात करता है सैलरी की। तो अगर कोई भी पर्सन किसी भी पर्सन को सैलरी पे करता है तो उस पर उसे टीडीएस डिडक्ट करना मैंडेटरी है। तो टीडीएस किस रेट से डिडक्ट करना होता है यहाँ पर, तो जो आपका एवरेज रेट निकलता है, यानी कि पहले पर्सन की पूरी इनकम निकाल लीजिए ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, उसकी क्या इनकम एस्टिमेट होगी, तो वो एस्टिमेटेड इनकम निकालकर उसके ऊपर टैक्स पेबल निकाल लीजिए, फिर जो भी टैक्स पेबल आता है उसके हिसाब से एवरेज रेट निकालकर इतने पे आपको टैक्स डिडक्ट करना है एम्प्लॉयर को। द लायबिलिटी टू डिडक्ट टैक्स एट द सोर्स इन केस ऑफ सैलरीज अराइज ओनली एट द टाइम ऑफ पेमेंट, ये कब आपको डिडक्ट करना है, जिस टाइम पर आप पे करेंगे उस टाइम पर आपको टैक्स डिडक्ट करना है। ठीक है। बट अगर मान लीजिए कोई एसएससी अगर 115 बीएससी जो हमारे न्यू टैक्स रिजीम है उसे ऑप्ट कर लेता है और वह अपने एम्प्लॉयर को बता देता है कि हम 115 बीएससी को ऑप्ट कर रहे हैं, यानी कि वो न्यू टैक्स रिजीम के अंदर जा रहा है, तो यहाँ पर एम्प्लॉयर की ड्यूटी है कि अब उसे एम्प्लॉय की इनकम कंप्यूट करनी है इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 115 बीएससी, एंड उसके हिसाब से जो भी उसकी इनकम निकलती है एंड उस पर जो भी टैक्स पेबल निकलता है उसके परसुएंट उसे उसका टीडीएस डिडक्ट करना है। ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर भी वही बात बताई गई है जो मैंने अभी आपको एम्प्लॉय के लिए बताई थी कि एम्प्लॉय के लिए टैक्स डेफरमेंट कर दिया गया था, तो सेम एम्प्लॉयर के लिए भी कि अब एम्प्लॉयर को टीडीएस कब डिडक्ट करना है, तो उसके लिए टीडीएस डिडक्शन भी डेफरमेंट कर दी गई है कि अगर कोई एलिजिबल स्टार्टअप है एंड वो अपने एम्प्लॉयज को कोई स्वेट इक्विटी शेयर्स या स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज अलॉट करता है, तो इस केस में उसे टीडीएस कब डिडक्ट करना है उस पर्टिकुलर इनकम पे, उसे यहाँ पे डेफरमेंट कर दिया गया है, तो उसे टीडीएस डिडक्ट करना है विद इन द 14 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द 48 मंथ्स फ्रॉम द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर, तो यानी कि जिस भी असेसमेंट ईयर के अंदर आपने वो अलॉट करे थे एम्प्लॉय को उसके एंड से विद इन द 48 मंथ्स आपको टैक्स डिडक्ट करना है। या अगर आपका एम्प्लॉय बीच में शेयर्स को सेल कर देता है तो जिस दिन पे वो सेल करेगा उसके विद इन द 14 डेज आपको टैक्स डिडक्ट करना है। या अगर एम्प्लॉय आपको छोड़कर चला जाता है, सीज टू एग्जिस्ट एम्प्लॉय हो जाता है, तो जिस दिन वो छोड़कर जाता है उसके विद इन द 14 डेज आपको टैक्स डिडक्ट करना है यहाँ पर। ठीक है। चलिए, एंड ये जो आपको टैक्स डिडक्ट करना है किस रेट्स पे डिडक्ट करना है, तो जिस ईयर के अंदर, जिस फाइनेंशियल ईयर के अंदर आपने अलॉट करे थे स्वेट इक्विटी शेयर्स और स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज, तो उस टाइम पे जो आपका टैक्स रेट था उस रेट के अकॉर्डिंगली आपको टैक्स डिडक्ट यहाँ पे करना है। नेक्स्ट, इफ एसएससी साइमल्टेनियसली एम्प्लॉयड अंडर मोर देन वन एम्प्लॉयर, यानी कि एसएससी एक साथ दो एम्प्लॉयर के अंडर में काम करना है, यानी कि वो मूनलाइटिंग कर रहा है, और अगर मान लीजिए एक प्रीवियस ईयर में कुछ एक पार्ट के लिए उसने एक एम्प्लॉयर के साथ काम करा एंड बाकी रिमेनिंग पार्ट के लिए दूसरे एम्प्लॉयर के साथ काम करा, तो इस केस में अगर एम्प्लॉय अपनी पिछले एम्प्लॉयर से होने वाली इनकम या अपने दूसरे एम्प्लॉयर से होने वाली इनकम के बारे में अपने एम्प्लॉयर को बता देता है, तो अब इसमें सब्सिक्वेंट एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी बनती है कि अब उसे टैक्स डिडक्ट करना है आफ्टर टेकिंग कंसिडरेशन सैलरी फ्रॉम द बोथ द एम्प्लॉयर्स। ठीक है। यानी कि आप मान लीजिए कि कोई एक एम्प्लॉय है एंड वो मिस्टर ए के अंडर में भी काम करता है एंड मिस्टर बी के अंडर में भी काम करता है, एंड वो मिस्टर बी को बताता है मिस्टर ए के जो उसे वहां से सैलरी मिल रही है, तो अब यहाँ पे मिस्टर बी की ड्यूटी बनती है कि वो मिस्टर बी जितनी भी वो खुद सैलरी पे कर रहा है और जितनी भी इनकम उसे मिस्टर ए से हो रही है वो सारी इनकम को एक साथ कंप्यूट करके उसके ऊपर टैक्स डिडक्ट करेंगे। ठीक है। अ टैक्स पेयर हैविंग सैलरी इनकम इन एडिशन टू दी अदर इनकम, अब जो भी एम्प्लॉय है अगर उसकी कोई अदर इनकम्स भी है, किसी अदर सोर्स से भी इनकम आ रही है, तो वो अपने एम्प्लॉयर को बता सकता है अपनी अदर सोर्सेज की इनकम भी, एंड एम्प्लॉयर की ड्यूटी है कि उसे वो सभी इनकम भी कंसिडर करनी है वाइल कंप्यूटिंग टीडीएस, कि मतलब उसकी टोटल इनकम निकालकर उसके ऊपर टैक्स पेबल निकाल के टीडीएस कंप्यूट करने के लिए, एवरेज रेट कंप्यूट करने के लिए उसे अदर इनकम भी कंसिडर करना मैंडेटरी है। एंड एम्प्लॉय अपना कोई भी लॉसेज ओनली फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंदर अगर एम्प्लॉय को कोई लॉसेज हो रहा है तो एम्प्लॉय वो भी बता सकता है एंड वो भी एम्प्लॉयर को कंसिडर करना मैंडेटरी है। बट अगर वो किसी और हेड के अंदर लॉसेज हो रहा है एम्प्लॉय को एंड वो अपने एम्प्लॉयर को बताता है तो एम्प्लॉयर को वो कंसिडर करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, फर्निशिंग ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पर्टिकुलर ऑफ परक्विजिट्स और प्रॉफिट्स इन लिeu ऑफ सैलरी बाय एन एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय। Employer shall furnish to the employee a statement in form number 12BA giving correct and complete particulars of the perquisites or profits in lieu of salary provided to him and the value thereof। तो अगर कोई भी एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कोई प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी या परक्विजिट्स पे करता है तो इस केस में एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी बनती है कि वो एम्प्लॉय को एक फॉर्म नंबर 12BA के अंदर लिखकर बताएगा कि उसे एक्चुअली क्या क्या परक्विजिट्स और प्रॉफिट्स इन लिeu ऑफ सैलरी पे करे गए थे। ठीक है। एंड ये रिक्वायरमेंट कब लगती है, ये रिक्वायरमेंट लगती है अगर एम्प्लॉय की इनकम होती है एक्सीड 1,50,000। ठीक है। तो जिस एम्प्लॉय की सैलरी पेड और पेबल इन एक्सेस ऑफ 1,50,000 है, केवल उस केस में ये आपकी रिक्वायरमेंट एप्लीकेबल होगी फॉर्म नंबर 12BA की, अदरवाइज फॉर्म नंबर 16A के अंदर ये बाकी डिटेल्स भी आपको फर्निश करके दे दी जाएंगी। रिक्वायरमेंट टू ऑब्टेन एविडेंस प्रूफ पर्टिकुलर ऑफ क्लेम्स फ्रॉम द एम्प्लॉय बाय द एम्प्लॉयर।
अब अगर कोई एम्प्लॉय बताता है कि मैंने डिडक्शन लिया सेक्शन 80C के अंदर, 80D के अंदर, मतलब चैप्टर 6 के अंदर उसने कोई भी डिडक्शन लिया है, या वो अपना कुछ और बताता है कि उसकी HRA की एग्जाम्पशन उसे क्लेम करनी है, तो इस केस में यहाँ पे एम्प्लॉयर की ड्यूटी है कि वो उसके रिलेटेड सभी एविडेंसेस एम्प्लॉय से कलेक्ट करेगा, एंड उन एविडेंसेस को देखने के बाद ही वो एम्प्लॉयर की इनकम कंप्यूट करते टाइम पर उन सभी डिडक्शन एंड एक्सेम्पशन का यहाँ पर बेनिफिट देगा। तो Section 26 requires furnishing of the evidence of the following claims by an employee to the person responsible for making payment under Section 192 subsection 1 in form number 12BB। तो यहाँ पे ये एम्प्लॉय की जिम्मेदारी है कि अब उसे एम्प्लॉयर को फॉर्म नंबर 12BB के अंदर ये सभी स्पेसिफाइड चीजें उसे बतानी है अपने क्लेम के रिलेटेड, कि अब मतलब उसे एग्जाम्पशन और डिडक्शन कोई भी क्लेम करनी है तो उसको यहाँ पर स्पेसिफाइड पर्टिकुलर्स अपने डिपॉजिट करने हैं अलॉन्ग इन द फॉर्म 12BB। ठीक है, तो अब कौन कौन सी चीज़ें हमें, कौन कौन से एविडेंसेस चाहिए। तो अब अगर एम्प्लॉय HRA क्लेम करना चाहता है तो नेम, एड्रेस एंड पेन ऑफ द लैंडलॉर्ड वेयर द एग्रीगेट रेंट पेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एक्सीड 1 लाख। कि अगर एम्प्लॉय ने 1 लाख रुपए से ज़्यादा का रेंट पे करा गया है तो उस केस में उसे नेम, एड्रेस एंड पेन ऑफ द लैंडलॉर्ड देना होगा। अगर वो लीव ट्रैवल कंसेशन का एग्जाम्पशन क्लेम करना चाहता है तो उसे एविडेंसेस देने होंगे एक्सपेंडिचर के। डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, अगर उसे हाउस प्रॉपर्टी के अंदर इंटरेस्ट की डिडक्शन लेनी है तो इस केस में उसे नेम, एड्रेस एंड पेन ऑफ द लैंडर ये बताना होगा। एंड अगर उसे चैप्टर 6 की कोई भी डिडक्शन लेनी है तो उसके रिलेटेड अगर वो 80C कर रहा है, 80D कर रहा है, जो भी वो इन्वेस्टमेंट वगैरह कर रहा है, जो भी अपने एक्सपेंडिचर्स कर रहा है, तो उसके रेलिवेंट एविडेंसेस उसे जमा कराने होंगे अपने एम्प्लॉयर के साथ इन द फॉर्म 12BB। तभी एम्प्लॉयर उन सभी एग्जाम्पशंस एंड डिडक्शंस का बेनिफिट देगा एम्प्लॉय को। ठीक है, सेक्शन नंबर 192A प्री मैच्योर विड्रॉल फ्रॉम एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। तो यहाँ पर एम्प्लॉय अपने प्रोविडेंट फंड से जो भी अमाउंट विड्रॉ करता है तो वो एग्जाम्प्ट होता है, मतलब उस पर कोई टैक्स नहीं लगता। बट प्री मैच्योर विड्रॉल को डिस्करेज करने के लिए यहाँ पे कुछ रूल्स डाले गए हैं कि अगर कोई एम्प्लॉय 5 साल की सर्विस कंप्लीट करने से पहले अपने अमाउंट को विड्रॉ कर लेता है तो उस केस में वो उस पर टैक्सेबिलिटी आ जाएगी, एंड वो आपका अमाउंट जो भी विड्रॉ करेगा वो टैक्सेबल हो जाएगा। बट यहाँ पर क्या क्या कंडीशन है कि अगर इन 3 कारणों से वो अपनी जॉब को छोड़ रहा है तो इस केस में यहाँ पे टैक्सेबिलिटी नहीं आएगी। कौन कौन से 3 कारण, कि अगर वो बीमार हो जाता है, या उसके एम्प्लॉयर का बिजनेस बंद हो जाता है, या उसके एम्प्लॉयमेंट को खत्म कर दिया जाता है। अगर इन 3 कारणों से वो जॉब को छोड़ रहा है 5 साल से पहले, तब तो उसकी कोई टैक्सेबिलिटी नहीं आएगी। अगर इन 3 कारणों से अलग किसी भी रीजन से वो जॉब को छोड़ रहा है तो यहाँ पर उसका जो भी वो RPF से अमाउंट विड्रॉ करेगा तो वो उसका टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, एंड अगर मान लीजिए वो उसने 5 साल से पहले जॉब छोड़ दी, एंड अब जो उसका एक्यूमुलेटेड बैलेंस वहाँ पे था RPF के अंदर, अगर वो उसे ट्रांसफर करा देता है अपने नए एम्प्लॉयर के साथ तो उस केस में भी उसका टैक्सेबल नहीं होगा। बट अगर वो जॉब छोड़ देता है एंड वो अपने नए एम्प्लॉयर के साथ भी ट्रांसफर नहीं कराता एंड उसे विड्रॉ कर लेता है तब वो टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, एंड अब जब वो टैक्सेबल हो जाएगा तो उसके ऊपर TDS किस टाइप से डिडक्ट होगा। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द ट्रस्टी ऑफ द RPF टू डिडक्ट टैक्स एज कंप्यूटेड इन रूल 9 ऑफ द टाइम एट द टाइम ऑफ द पेमेंट। तो जब उसे RPF में से पेमेंट करी जाएगी एट द टाइम ऑफ पेमेंट तो इट्स द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ट्रस्टी ऑफ RPF कि अब वो वहाँ पे उसका टैक्स डिडक्ट करेगा एज पर रूल 9। तो रूल 9 क्या बताता है? Rule 9 provides that tax on withdrawn amount is required to be calculated by recomputing the tax liability of the years for which the contribution to RPF has been made by treating the same as contribution to the URPF, unrecognized provident fund। तो यहाँ पे टैक्सेबिलिटी किस टाइप से निकाली जाएगी? तो जिस सालों के अंदर उसने कंट्रीब्यूशन करा था अब उन सालों की टैक्सेबल इनकम इस टाइप से, उसकी टैक्सेबिलिटी टैक्स उस पर इस टाइप से कंप्यूट करा जाएगा कि ये सारा कंट्रीब्यूशन उसका URPF में था। ठीक है, तो उस टाइप से जो भी टैक्स निकलेगा अब उसके ऊपर TDS डिडक्ट करना होगा एट द रेट ऑफ 10%। ठीक है, एंड ये TDS कब डिडक्ट करना होता है? एट द टाइम ऑफ पेमेंट। एंड ये केवल तब डिडक्ट करना होगा अगर 50,000 रुपए से ज्यादा की पेमेंट करी जा रही है फ्रॉम द RPF अकाउंट। अगर पेमेंट 50,000 रुपए से कम किया, 50,000 या मोर देन 50,000, 50,000 और मोर देन 15,000 है तो TDS डिडक्ट होगा। बट अगर लेस देन 50,000 है तो इस केस में यहाँ पे TDS डिडक्ट नहीं होगा। एंड अगर डिडक्टी एम्प्लॉई पे अपना पेन वहाँ पे नहीं देता डिडक्टर को तो उस केस में उसकी टैक्स डिडक्ट कर दिया जाएगा एट द रेट ऑफ MMR। ठीक है, मैक्सिमम मार्जिनल रेट पर उसका टैक्स डिडक्ट करा जाएगा। फिर चलिए नेक्स्ट, सेक्शन 193 इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। एवरी पर्सन रेस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग टू अ रेजिडेंट एनी इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। अगर कोई भी पर्सन किसी रेजिडेंट पर्सन को इंटरेस्ट देता है, इनकम देता है बाय वे ऑफ इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज तो उसे यहाँ पे टैक्स डिडक्ट करना मैंडेटरी है। किस रेट से? 10% के रेट से। कब डिडक्ट करना है? टैक्स शुड बी डिडक्टेड एट द टाइम ऑफ पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर। एंड यहाँ पे नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ टैक्सेस क्या है कि कब कब ये टैक्स TDS डिडक्ट नहीं करना। तो नो टैक्स डिडक्शन इज टू बी मेड फ्रॉम एनी इंटरेस्ट पेबल
अगर आपको कोई भी इंटरेस्ट दी जा रहा है ऑन द नेशनल डेवलपमेंट बॉन्ड्स तो टैक्स डिडक्ट नहीं करना, ऑन 7 ईयर नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स तो टैक्स डिडक्ट नहीं करना, ऑन डिबेंचर्स इशूड बाय एनी इंस्टीट्यूशन और अथॉरिटी और एनी पब्लिक सेक्टर कंपनी और एनी कोऑपरेटिव सोसाइटी इंक्लूडिंग अ कोऑपरेटिव लैंड मॉर्टगेज और अ कोऑपरेटिव लैंड डेवलपमेंट बैंक, तो इस केस में आपको एज नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो इस केस में आपको यहाँ पे टीडीएस डिडक्ट नहीं करना। एंड सेंट्रल गवर्नमेंट ने कौन कौन से बॉन्ड्स को यहाँ पे नोटिफाई कराए, तो पीएफसी के बॉन्ड्स, पीएफसी 50 फॉर ईसी कैपिटल गेन बॉन्ड्स एंड आईआरएफसी 50 फॉर ईसी कैपिटल गेन बॉन्ड्स। अगर इन दोनों बॉन्ड से आपको कोई भी इंटरेस्ट मिलेगा तो उसके ऊपर आपका टीडीएस डिडक्ट नहीं करना। ऑन एनी सिक्योरिटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की कोई भी सिक्योरिटी है उसके ऊपर आपका इंटरेस्ट पे टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा, बट यहाँ पर दो एक्सेप्शंस हैं। टैक्स हैज टू बी डिडक्टेड एट द सोर्स इन रेस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट पेबल ऑन 8% सेविंग टैक्सेबल बॉन्ड 2003 और 7.75% सेविंग टैक्सेबल बॉन्ड 2018, एंड ये भी कब डिडक्ट करना है आपको इन पे, ओनली इफ सच इंटरेस्ट पेबल एक्सीड्स 10,000 ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, तो कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे आपको टैक्स डिडक्ट नहीं होगा, बट उसकी दो एक्सेप्शन है यहाँ पर कि अगर 8% सेविंग टैक्सेबल बॉन्ड 2003 है या 7.75% सेविंग टैक्सेबल बॉन्ड 2018 है एंड उनका इंटरेस्ट 10,000 और मोर है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तो इस केस में यहाँ पे टीडीएस डिडक्ट करने की रिक्वायरमेंट आ जाएगी। ऑन एनी डिबेंचर वेदर लिस्टेड और नॉट लिस्टेड ऑन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज issued by the company in which the public are substantially interested to a resident individual और HEF, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि केवल इंडिविजुअल और HEF के लिए बात कर रहा है कि अगर कोई भी डिबेंचर्स है या वो लिस्टेड है या अनलिस्टेड है, इससे कोई मतलब नहीं। किसी कंपनी ने कोई डिबेंचर इशू करा इन विच पब्लिक आर सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड, यानी कि कंपनी है आपकी यहाँ पर पब्लिक लिमिटेड कंपनी जिसमें पब्लिक का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, एंड अगर वो कोई भी इंटरेस्ट दे रहा है टू द इंडिविजुअल, रेजिडेंट इंडिविजुअल और HEF, तो उस केस में यहाँ पे टैक्स डिडक्ट नहीं करना, बट उसकी कंडीशन क्या है कि इंटरेस्ट शुड बी पेड बाय द कंपनी बाय एन अकाउंट पे चेक, कि पेमेंट होनी चाहिए बाय एन अकाउंट पे चेक, एंड जो टोटल इंटरेस्ट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर पे करा होना चाहिए वो 5,000 रुपये से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोई भी इंटरेस्ट पे करा जाता है ऑन द सिक्योरिटीज टू LIC, GIC, सब्सिडरीज ऑफ GIC और एनी अदर इंश्योरेंस प्रोवाइडेड द सिक्योरिटीज आर ओन्ड बाय देम, दे हैव द फुल बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन सच सिक्योरिटीज, तो इस केस में भी यहाँ पे टीडीएस आपको डिडक्ट नहीं करना। ऑन एनी सिक्योरिटी इशूड बाय द कंपनी वेयर सच सिक्योरिटी इज एन डीमैट फॉर्म एंड इज लिस्टेड ऑन रिकॉग्नाइज्ड एक्सचेंज, तो अगर कोई भी कंपनी कोई भी सिक्योरिटी को इशू करती है इन द डीमैट फॉर्म एंड वो लिस्टेड होना चाहिए ऑन द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, तो उससे मिलने वाला जितना भी इंटरेस्ट होगा उस पर आपको कोई भी टीडीएस डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये बात याद रखनी है। पहला तो यहाँ पे बोला गया था कि अगर कोई कंपनी अपने डिबेंचर्स इशू करती है, वो लिस्टेड भी हो सकते हैं, अनलिस्टेड भी हो सकते हैं, एंड उन डिबेंचर्स के ऊपर इंटरेस्ट पे करती है टू द रेजिडेंट इंडिविजुअल एंड HEF, केवल इन दोनों को, इंडिविजुअल और HEF को, एंड 5,000 रुपये से ज़्यादा का इंटरेस्ट पे नहीं करा होना चाहिए एंड अकाउंट पे ही चेक के थ्रू इंटरेस्ट पे कराना चाहिए, तो इस केस में यहाँ पे टीडीएस की रिक्वायरमेंट नहीं आती। एंड जो हमने लास्ट पॉइंट पढ़ा वो हमने पढ़ा कि कोई भी कंपनी अगर डीमैट फॉर्म के अंदर कोई भी सिक्योरिटीज को इशू करती है एंड वो लिस्टेड होने चाहिए, तो इस केस में विदाउट एनी कंडीशन जितना भी इंटरेस्ट पे करा जाएगा उसके ऊपर टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी नहीं आएगी। ठीक है, सेक्शन नंबर 194 ये बात करता है डिविडेंड के बारे में। तो द प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ अ डोमेस्टिक कंपनी इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स ऑन डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड और पेड बाय इट्स टू इट्स रेजिडेंट शेयर होल्डर्स, तो जब भी कंपनी कोई अपने रेजिडेंट शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे करती है तो उसके प्रिंसिपल ऑफिसर की रिक्वायरमेंट है कि उसे वहाँ पे टीडीएस डिडक्ट करना मैंडेटरी है। टीडीएस किस रेट से डिडक्ट करना है, 10% से डिडक्ट करना है। किस टाइम पे डिडक्ट करना है, तो बिफोर मेकिंग एनी पेमेंट और बिफोर क्रेडिटिंग बाय द वे ऑफ 222 ABCDE, तो इसमें से जो भी मतलब पेमेंट से पहले आपको यहाँ पे टैक्स डिडक्ट करना है। नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ टीडीएस अंडर सेक्शन 194, अब यहाँ पर टीडीएस अंडर सेक्शन 194 कब कब एप्लीकेबल नहीं होता, नो टैक्स इज टू बी डिडक्टेड इन द केस ऑफ शेयर होल्डर बीइंग एन इंडिविजुअल। अब यहाँ पर आपको याद रखना है कि केवल इंडिविजुअल की बात करी गई है। वहाँ पर हमने पढ़ा था अगर कोई कंपनी डिबेंचर इशू कर दिया लिस्टेड नॉन लिस्टेड, तो इस केस में डिबेंचर इंडिविजुअल्स एंड HEF दोनों थे, बट शेयर्स के केस में, डिविडेंड के केस में केवल यहाँ पे इंडिविजुअल्स की बात करी गई है। एंड अगर उसे डिविडेंड पे करा गया है बाय एनी मोड अदर देन कैश, यानी कि कैश में डिविडेंड पे नहीं करा, उसके अलावा किसी मोड में, एंड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एग्रीगेट डिविडेंड जो आपने पे करा है वो 5,000 रुपये से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, तो इस केस में यहाँ पे टीडीएस डिडक्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। TDS provision will not apply to such dividend credited or paid to LIC, GIC, subsidiaries of GIC or any other insurer, any other person as may be notified by the central government। ठीक है, तो अगर LIC, GIC या कोई भी और इंश्योरर, सब्सिडरी ऑफ द GIC और एनी अदर इंश्योरर अगर कोई भी सिक्योरिटीज हेल्ड करता है और उसके ऊपर कोई भी डिविडेंड दे दिया कंपनी, तो इस केस में यहाँ पे TDS डिडक्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं आती। सेक्शन 194A, इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, तो अभी इससे पहले हमने पढ़ा था इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, अभी हमें पढ़ना है इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, तो वो गवर्न होता है बाय द सेक्शन 194A। द सेक्शन अप्लाइज ओनली टू द इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज क्रेडिटेड और पेड बाय द एसएससीज अदर देन इंडिविजुअल और HUF। ठीक है, तो ये क्या कहता है
कि अगर कोई भी एसएससी अदर देन इंडिविजुअल और एचयूएफ अगर कोई भी इंटरेस्ट देता है ऑन द इंटरेस्ट अदर देन सिक्योरिटीज, ठीक है, तो इस केस में उसे यहाँ पे टीडीएस डिडक्ट करने की रिक्वायरमेंट आ जाएगी। बट यहाँ पर इंडिविजुअल और एचयूएफ को भी रिक्वायरमेंट आ जाएगी टीडीएस डिडक्ट करने की इफ देयर टोटल सेल्स, ग्रॉस रिसिप्ट और टर्नओवर फ्रॉम द बिजनेस ऑफ प्रोफेशन कैरिड ऑन बाय हिम एक्सीड 1 crore in the case of business and 50 lakh in the case of profession during the immediately preceding financial year liable to deduct tax at the source under this section। ठीक है, तो जिस साल में वो टैक्स डिडक्ट कर रहे हैं उससे पिछले साल के अंदर अगर बिजनेस में उनकी ग्रॉस टर्नओवर 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की थी या उनकी ग्रॉस रिसिप्ट इन द केस ऑफ प्रोफेशन 50 लाख रुपए से ज्यादा की थी तो इंडिविजुअल एंड एचयूएफ को भी यहाँ पे अंडर सेक्शन 194A टैक्स डिडक्ट करने की रिक्वायरमेंट आ जाएगी। अब उसे किस टाइम पे टैक्स डिडक्ट करना होता है? तो एट द टाइम ऑफ क्रेडिट और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। एंड यहाँ पर सीबीडीटी ने क्लैरिफाई कराया कि कुछ बैंक्स जो सीबीएस को फॉलो करते हैं तो वो मैक्रो मॉनिटरिंग पर्पस के लिए क्या करते हैं कि जितना भी उनको इंटरेस्ट पेबल होता है वो उसे डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे क्रेडिट करते रहते हैं इन अ सेपरेट अकाउंट। तो अब जब वो अपने सेपरेट अकाउंट के अंदर फॉर द मैक्रो मॉनिटरिंग पर्पस जो भी वो क्रेडिट कर रहे हैं इंटरेस्ट को, तो क्या जिस टाइम पे वो क्रेडिट कर रहे हैं उस टाइम पे उन्हें टीडीएस की रिक्वायरमेंट हो जाएगी, उस टाइम पे उन्हें टीडीएस डिडक्ट करना होगा। तो यहाँ पे सीबीडीटी ने क्लैरिफाई करा था कि इस केस में यहाँ पे टीडीएस डिडक्ट नहीं करना होगा। टीडीएस तब डिडक्ट करना होगा जब वो बैंक अपने कस्टमर्स को पीरियडिक पेमेंट करेंगे इंटरेस्ट के, यानी कि मंथली, क्वार्टरली या एनुअली जिस टाइप से वो पेमेंट करते हैं अपने कस्टमर्स को, तो जिस टाइम पर वो एक्चुअली उन्हें पे करेंगे, उन्हें क्रेडिट करेंगे, उस टाइम पर ये यहाँ पे टीडीएस की रिक्वायरमेंट आएगी। रेट कितना है? यहाँ पे 10% के रेट से आपको टीडीएस डिडक्ट करना होता है। एंड नॉन एप्लीकेबिलिटी, नो डिडक्शन ऑफ टैक्स इफ द एग्रीगेट अमाउंट ऑफ द इंटरेस्ट पेड और क्रेडिटेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर डज नॉट एक्सीड 5000। ठीक है, तो अगर 5000 रुपये तक का इंटरेस्ट पे करा गया है तो यहाँ पे आपको टीडीएस की कोई बात नहीं होगी, तो यहाँ पे आपको कोई टीडीएस डिडक्ट नहीं करना। एंड द लिमिट इज 40,000 वेयर पेयर इज यहाँ पे जो 5,000 की लिमिट है उसे बढ़ाकर 40,000 कर दिया जाएगा अगर पेयर एक बैंकिंग कंपनी है या एक कोऑपरेटिव बैंक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी एंगेज्ड इन द बैंकिंग कंपनी, या एक पोस्ट ऑफिस है। तो अगर कोई भी इंटरेस्ट बैंकिंग कंपनी या कोऑपरेटिव बैंक या पोस्ट ऑफिस देते हैं इन एक्सेस ऑफ ₹40,000 तभी आपको टीडीएस डिडक्ट करना है। अगर 40,000 रुपये तक का इंटरेस्ट दे रहे हैं तो उस पर बैंक को, कोऑपरेटिव बैंक को और पोस्ट ऑफिस को टीडीएस डिडक्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। एंड अगर वो किसी सीनियर सिटीजन को दे रहे हैं, सीनियर सिटीजन कहने का मतलब रेजिडेंट इंडिविजुअल ऑफ द एज मोर देन 60 ईयर्स ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तो इस केस में अगर वो सीनियर सिटीजन को दे रहे हैं तो ये 40,000 वाली लिमिट बढ़कर हो जाएगी 50,000 रुपीज, 50,000 रुपये। तो 50,000 रुपये तक पे उन्हें बैंक को, कोऑपरेटिव बैंक को, पोस्ट ऑफिस को कोई टीडीएस डिडक्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। एंड ये जो थ्रेशोल्ड लिमिट 40,000 और 50,000 देखी जाएगी ये ब्रांच वाइज नहीं। मान लीजिए आपको एक बैंक है आईसीआईसीआई एंड उसमें एक ब्रांच है आपकी गुड़गांव में, एक ब्रांच है आपकी दिल्ली में, तो आपने गुड़गांव ब्रांच ने आपको इंटरेस्ट पे करा, दिल्ली ब्रांच ने इंटरेस्ट पे करा। तो अगर कोई बैंक सीबीएस को फॉलो करता है तो उस केस में ये ब्रांच वाइज नहीं देखी जाएगी, पूरी बैंक वाइज देखी जाएगी कि मान लीजिए 30,000 यहाँ पे करा एंड 15,000 यहाँ पे करा, तो ये नहीं कह सकते कि 30,000, 15,000 या 40,000 रुपये से कम है, ये दोनों मिलाकर 45,000 हो गए। तो यहाँ पर आईसीआईसीआई बैंक को टीडीएस डिडक्ट करने की रिक्वायरमेंट आ जाएगी। इंटरेस्ट पेड और क्रेडिट बाय फर्म टू इट्स पार्टनर्स, अगर कोई फर्म अपने पार्टनर को इंटरेस्ट पे करेगी तो उस पर टीडीएस डिडक्ट नहीं करना। डिपॉजिट अंडर एनी स्कीम फ्रेम्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर किसी सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम के अंदर आपने डिपॉजिट करा उससे आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, उसके ऊपर टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा आपका। इनकम पेड और क्रेडिटेड बाय अ कोऑपरेटिव सोसाइटी अदर देन अ कोऑपरेटिव बैंक टू अ मेंबर देयरऑफ और टू सच इनकम क्रेडिट और पेड बाय अ कोऑपरेटिव सोसाइटी टू एनी अदर कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि कोई एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो कि कोऑपरेटिव बैंक नहीं है एंड वो अपने किसी मेंबर को या किसी अदर कोऑपरेटिव सोसाइटी को, ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी नॉट बीइंग अ कोऑपरेटिव बैंक, अपने मेंबर को या किसी और कोऑपरेटिव सोसाइटी को कोई भी इंटरेस्ट पे करेगी तो उसके ऊपर टीडीएस डिडक्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इंटरेस्ट इनकम क्रेडिटेड और पेड इन रेस्पेक्ट ऑफ, अगर कोई एसएससी कोई डिपॉजिट करता है विद द प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी, कोऑपरेटिव लैंड मॉर्टगेज बैंक और कोऑपरेटिव लैंड डेवलपमेंट बैंक, अगर इनके अंदर कोई भी डिपॉजिट करता है एंड इनसे जो भी आपको इंटरेस्ट मिलेगा तो उसके ऊपर टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट और पेड इन रेस्पेक्ट ऑफ द डिपॉजिट अदर देन द टाइम डिपॉजिट मेड ऑन और आफ्टर 1/7/1995, यानी कि अगर कोई डिपॉजिट करता है अदर देन द टाइम डिपॉजिट विद अ कोऑपरेटिव सोसाइटी एंगेज्ड इन द कैरिंग ऑन बिजनेस ऑफ द बैंकिंग, यानी कि किसी कोऑपरेटिव बैंक के अंदर आप डिपॉजिट करते हैं अदर देन टाइम डिपॉजिट तो उससे जितना भी आपको इंटरेस्ट मिलेगा उस पर आपकी टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। फ्रॉम द कंबाइंड रीडिंग ऑफ ई एंड एफ इट कैन बी इन्फर्ड दैट अ कोऑपरेटिव बैंक अदर देन द मेंशन्ड इन वन अबव कौन कौन से? प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी, कोऑपरेटिव लैंड मॉर्टगेज बैंक और कोऑपरेटिव लैंड डेवलपमेंट बैंक, अगर इनसे अलग कोई भी कोऑपरेटिव बैंक अगर कोई इंटरेस्ट दे रहा है ऑन द टाइम डिपॉजिट तो उसके ऊपर टीडीएस डिडक्टिबल होगा। इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स ऑन द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द टाइम डिपॉजिट, हाउएवर इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स फ्रॉम द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन टाइम डिपॉजिट टू अ डिपॉजिटर बीइंग अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है,
बट अगर यहाँ पे जो डिपॉजिटर है वो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो उस केस में टाइम डिपॉजिट के ऊपर भी टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। हाउएवर cooperative society refer to in E or F is liable to deduct tax। बट यहाँ पर जो हमने अभी पढ़ा था कि एक कोऑपरेटिव सोसाइटी अपने मेंबर को देती है, अदर कोऑपरेटिव सोसाइटी को देती है, या कोई प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी और लैंड मॉर्गेज बैंक और लैंड डेवलपमेंट बैंक अगर किसी को भी देते हैं कोई इंटरेस्ट, उसके डिपॉजिट पे कोई इंटरेस्ट देते हैं, या कोई कोऑपरेटिव बैंक अदर देन टाइम डिपॉजिट के ऊपर इंटरेस्ट देता है तो उसके ऊपर टीडीएस डिडक्ट नहीं होता। तो यहाँ पर ये उसकी एक्सेप्शन है कि अगर cooperative society of total sale gross receipt or turnover of the cooperative society exceed 50 crore during the financial year immediately preceding the financial year in which interest is credited or paid। यानी कि जिस साल में इंटरेस्ट क्रेडिट और पे करा जा रहा है उससे पिछले साल में उसकी टर्नओवर ग्रॉस रिसिप्ट 50 करोड़ रुपए से ज़्यादा की थी, एंड यहाँ पे इंटरेस्ट पेबल इज एक्सीडिंग 40,000 इन नॉर्मल केसेस एंड 50,000 इन द केस ऑफ सीनियर सिटीजन। तो इस केस में यहाँ पर कोऑपरेटिव सोसाइटी को भी टैक्स डिडक्ट करने की रिक्वायरमेंट आ जाएगी। तो ये आपको समझ आ गया। तो इसका मतलब यानी कि अगर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी किसी दूसरी कोऑपरेटिव सोसाइटी को अपने मेंबर्स को इंटरेस्ट पे करती है तो उसके ऊपर उसे टीडीएस डिडक्ट नहीं करना। बट अगर वो कोऑपरेटिव सोसाइटी की इन द इमीडिएटली प्रेसिडिंग ईयर उसकी टर्नओवर और ग्रॉस रिसीट 50 करोड़ रुपए से ज़्यादा की थी, एंड अभी जो वो इंटरेस्ट पे कर रही है वो 40,000 रुपए से ज़्यादा इन द एनी केस एंड 50,000 रुपए से ज़्यादा इन द केस ऑफ सीनियर सिटीजन पे कर रही है, तो इस केस में उसे टीडीएस डिडक्ट करने की रिक्वायरमेंट आ जाएगी। ठीक है। इंटरेस्ट इनकम क्रेडिटेड और पेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर एनी प्रोविजन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी इंटरेस्ट पे करेगी तो उसके ऊपर टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। इंटरेस्ट पेड और क्रेडिटेड टू द फॉलोइंग एंटिटीज। तो अगर इन एंटिटीज को इंटरेस्ट पे करा जा रहा है तो उसके ऊपर टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। किस किस को? अगर किसी बैंकिंग कंपनी को पे करा जा रहा है या किसी कोऑपरेटिव बैंक को पे करा जा रहा है, अगर किसी फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन को पे करा जा रहा है जो कि स्टैब्लिश करी गई है बाय द सेंट्रल और स्टेट प्रोविजंस एक्ट, तो उसके इसमें उस पर टीडीएस की रिकमेंड नहीं होगी। अगर आप लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन को कोई इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो उसके ऊपर टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। कंपनीज एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज कैरिंग ऑन द बिजनेस ऑफ इंश्योरेंस, तो इस केस में टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। यूटीआई को अगर आप इंटरेस्ट दे रहे हैं तो उस पर टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। और एनी अदर नोटिफाइड एसोसिएशन बॉडी क्लास ऑफ इंस्टीट्यूशन, अगर कोई भी नोटिफाइड एसोसिएशन बॉडीज वगैरह है तो उसके जो भी आप इंटरेस्ट पे करेंगे उसके ऊपर भी टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। तो वो कौन कौन से हैं? नेशनल स्किल डेवलपमेंट एंड हुडको। अगर आप इन्हें कोई भी इंटरेस्ट पे करते हैं तो उसके ऊपर यहाँ पे टीडीएस डिडक्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है किसी भी पर्सन को। इंटरेस्ट credited by the way of interest on compensation account awarded by the motor accidental claim tribunal। अगर मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल कोई भी कंपनसेशन अवार्ड करता है उसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट क्रेडिट करा गया है, अभी पे नहीं करा गया, क्रेडिट करा गया, तो क्रेडिट के टाइम पे कोई यहाँ पर टीडीएस डिडक्ट नहीं करना। एंड अब वो अगर पे कर दिया गया है कंपनसेशन के ऊपर इंटरेस्ट, तो अगर वो पे करा गया है 50,000 रुपये से कम, 50,000 या 50,000 रुपये से कम तक, तो उस पर कोई भी आपको टीडीएस डिडक्ट नहीं करना। 50,000 रुपये से ज़्यादा का करा गया है तो टीडीएस की रिक्वायरमेंट आ जाएगी। ठीक है जी, चलिए। सीनियर सिटीजन कहने का मतलब क्या है? सीनियर सिटीजन मीन्स एन इंडिविजुअल रेजिडेंट इन इंडिया हु इज ऑफ द एज ऑफ 60 ईयर्स और मोर एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। अब यहाँ पर सीबीडीटी ने कुछ क्लैरिफाई करा है कि इंटरेस्ट ऑन द एफडीआर मेड इन द नेम ऑफ रजिस्ट्रार जनरल ऑफ द कोर्ट और द डिपॉजिटर ऑफ द फंड ऑन द डायरेक्शन ऑफ द कोर्ट। अगर कोई कोर्ट केस चल रहा है एंड वहाँ पे कोर्ट डायरेक्शन देती है कि इस फंड को या तो आप कहीं दूसरे बैंक में डिपॉजिट करा दो या रजिस्ट्रार जनरल के नाम में डिपॉजिट करा दो, तो अब जो रजिस्ट्रार जनरल के नाम में या उस पर्टिकुलर डिपॉजिटर के नाम के अंदर जो भी इंटरेस्ट आ रहा होगा तो क्या उसके ऊपर टीडीएस की डिडक्टिबिलिटी आएगी? तो विल नॉट बी सब्जेक्ट टू टीडीएस टिल द मैटर इज डिसाइडेड बाय द कोर्ट। तो इसके ऊपर जब तक मैटर डिसाइड नहीं हो जाता बाय द कोर्ट, जब तक कोई टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। बट जब एक बार वो कोर्ट डिसाइड कर देगी मैटर, तो जिसके भी फेवर में वो मैटर डिसाइड होगा एंड जिसको भी अब वो अमाउंट मिल रहा होगा तो उसी को वहाँ से टैक्स डिडक्ट कर लिया जाएगा उसके ऊपर। Once the court decide the ownership of the money lying in the fixed deposit, the provision of the 194A will apply on the recipient of the income। तो जिसे ही वहाँ से वो इनकम मिलेगी उसके इनकम में से टीडीएस डिडक्ट कर लिया जाएगा। सेकंड, इन केस ऑफ माइनर वेयर बोथ द पेरेंट्स हैव डिसीज्ड। अगर किसी माइनर के केस में उसके दोनों पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है तो अब इस केस में जो टीडीएस है तो वो कहाँ पे किस पैन के अगेंस्ट डिडक्ट करके पे करा जाएगा? तो टीडीएस ऑन द इंटरेस्ट इनकम एक्टिव टू द माइनर इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड एंड रिपोर्टेड अगेंस्ट पैन ऑफ द माइनर चाइल्ड unless a declaration is filed under rule 37BA2 that credit for tax deducted has to be given to any other person। तो वहाँ पे माइनर चाइल्ड के पैन के अगेंस्ट ही टैक्स डिडक्ट करा जाएगा, वहीं पे उससे रिपोर्ट करा जाएगा, अनलेस कि अगर आप 37BA2 के रूल के हिसाब से बताते हैं कि किसी और के नाम में अगर आपको टैक्स डिडक्ट करके रिपोर्ट करवाना है। इन केस ऑफ डिपॉजिट अंडर कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम वेदर डिपॉजिटर हैज डिसीज्ड। अगर मान लीजिए किसी डिपॉजिटर ने CGAS अकाउंट के अंदर कोई अमाउंट डिपॉजिट कर रखा है एंड उसके बीच में डेथ हो जाती है, तो अब इस केस में जो इंटरेस्ट है तो उस पर किस टाइप से टीडीएस डिडक्ट होगा? तो टीडीएस ऑन इंटरेस्ट इनकम एक्रूड फॉर एंड अप टू द पीरियड ऑफ डेथ। तो जब तक डेथ हुई थी डिपॉजिटर की
तो उस दिन तक का इंटरेस्ट तो रिपोर्ट करा जाएगा, डिडक्ट करा जाएगा एंड रिपोर्ट करा जाएगा अगेंस्ट द पेन ऑफ द डिपॉजिटर। एंड डेथ के बाद का जितना भी इंटरेस्ट होगा तो वो डिडक्ट करा जाएगा एंड रिपोर्ट करा जाएगा अगेंस्ट द पेन ऑफ द लीगल ईयर। ठीक है, चलिए। विनिंग फ्रॉम लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल एंड हॉर्स रेसेस, सेक्शन 194B एंड 194BB। तो बी को आप याद रख सकते हैं बैटिंग एंड बीबी को आप याद रख सकते हैं भागम भाग। ठीक है, तो भागता कौन है? घोड़ा, तो यहाँ पे भागम भाग। तो बी बैटिंग से मतलब क्या है? सेक्शन 115BB हमें बताता है कि एनी इनकम फ्रॉम द टाइप ऑफ विनिंग फ्रॉम लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल, कार्ड गेम और एनी अदर गेम ऑफ एनी सॉर्ट, रेसेस इंक्लूडिंग हॉर्स रेसेस, तो उसके ऊपर जो भी आपकी इनकम होती है वो चार्जेबल होती है एट द रेट ऑफ 30%। सो टीडीएस के प्रोविजंस क्या है यहाँ पर? एवरी पर्सन अगर वो कोई भी इनकम दे रहा है बाय द वे ऑफ विनिंग ऑफ क्रॉसवर्ड पजल, लॉटरी, बैटिंग, गैम्बलिंग, कार्ड गेम्स और एनी गेम ऑफ एनी सॉर्ट, तो अब वहां से होने वाली जो भी इनकम कोई पर्सन पे कर रहा है टू आर रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट 10,000 रुपये से ज़्यादा, तो पेयर को यहाँ पर 30% के रेट से टीडीएस डिडक्ट करना मैंडेटरी है। एंड इन केस वेयर विनिंग्स आर पार्टली इन काइंड एंड पार्टली इन कैश, अगर मान लीजिए विनिंग पार्टली इन काइंड एंड पार्टली इन कैश है एंड जो कैश है वो इतना सफिशिएंट नहीं है कि वो सारा टैक्स आपका पे कर सके कैश एंड काइंड दोनों पे मिला के 30%, तो इस केस में जो पेयर है उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसे रिलीज करने से पहले, विनिंग्स को रिलीज करने से पहले उसे एंश्योर करना है क्या तो वो टैक्स पेई से कलेक्ट कर ले या तो पेई ने खुद से डिपॉजिट कर दिया होना चाहिए गवर्नमेंट को, तभी वो विनिंग्स को रिलीज करेगा। द पर्सन रेस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग शैल बिफोर रिलीजिंग द विनिंग एंश्योर दैट टैक्स हैज बीन पेड इन रेस्पेक्ट ऑफ द विनिंग्स। ठीक है, सेक्शन 194BB क्या बताता है? तो हॉर्स रेस के, अगर हॉर्स रेस से आपको कोई भी इनकम होती है, विनिंग होती है हॉर्स रेस से, तो उसके अंदर जो आपका टीडीएस डिडक्ट होगा एट द रेट ऑफ 30%, तो वो डिडक्ट होगा अंडर सेक्शन 194BB भागम भाग। एंड इस पे भी आपका वही लिमिट है कि अगर 10,000 रुपये से ज़्यादा की विनिंग है तभी आपका टैक्स डिडक्ट होगा, 10,000 रुपये से कम की विनिंग के ऊपर टैक्स डिडक्ट नहीं होगा। एंड यहाँ पर एक चीज़ और आपको समझनी है कि मान लीजिए आपने हॉर्स रेस में पहले आपने मतलब पहले आपका लॉस हो गया 10,000 रुपये, फिर आपका प्रॉफिट हो गया 20,000 रुपये, फिर आपका प्रॉफिट हो गया 30,000 रुपये, फिर आपका लॉस हो गया 20,000 रुपये, तो यहाँ पे अब आपका ये लॉस हुआ था, ये प्रॉफिट हुआ था, प्रॉफिट हुआ था, फिर ये लॉस हुआ था, तो यहाँ पे आपका नेट कितना निकला? 20,000 रुपीज़ का अब आपका प्रॉफिट निकला। तो क्या टीडीएस आपको 20,000 रुपीज़ पे काटना है? तो नहीं, जो आपकी एक्चुअल विनिंग है बिफोर सेट ऑफ लॉसेज यानी कि 30,000 और 20,000, तो 50,000 रुपीज़ पे आपका टीडीएस काटना है एट द रेट ऑफ 10%। एंड उसके बाद आपको पेमेंट करनी है टीडीएस डिडक्ट करने के बाद, ये लॉस को सेट ऑफ करने के बाद, तब आपको नेट पेमेंट करनी है। बट टीडीएस काटने के लिए आपको नेट करके 20,000 के ऊपर टीडीएस नहीं डिडक्ट करना। ठीक है, सेक्शन 194C पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर एंड सब कॉन्ट्रैक्टर, फ्रॉम द पेमेंट मेड टू रेजिडेंट कॉन्ट्रैक्टर एंड सब कॉन्ट्रैक्टर, तो इसके ऊपर आपको टीडीएस डिडक्ट करना है अंडर सेक्शन 194C। एनी पर्सन रेस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग एनी सम टू अ रेजिडेंट कॉन्ट्रैक्टर, तो यहाँ पे आपको याद रखना है रेजिडेंट कॉन्ट्रैक्टर फॉर कैरिंग आउट एनी वर्क इंक्लूडिंग सप्लाई ऑफ लेबर फॉर कैरिंग आउट एनी वर्क इन पर्सन्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द कॉन्ट्रैक्टर एंड, तो किस किस के बीच में कॉन्ट्रैक्ट का एग्रीमेंट होना चाहिए? सेंट्रल गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, किसी कंपनी के साथ है, किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी के साथ उसका एग्रीमेंट है, एनी स्टैट्यूटरी अथॉरिटी डीलिंग विद द हाउसिंग अकोमोडेशन, एनी सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर द सोसाइटी एक्ट, एनी ट्रस्ट, एनी यूनिवर्सिटी, any firm, any government of foreign state or foreign enterprise or any association or body established outside India, any person being an individual, HUF, AOP or BOI, whose total sales, gross receipt or turnover from the business or profession carried on by him exceeding 1 crore in the case of business and 50 lakh in the case of profession during the financial year immediately preceding the financial year। तो ठीक है, अगर आपका इन सभी के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है तो इस केस में कॉन्ट्रैक्टी को यहाँ पर जिस टाइम पे वो पेमेंट करेगा टू द कॉन्ट्रैक्टर तो उसे टीडीएस डिडक्ट करने की रिक्वायरमेंट है। एंड यहाँ पे टाइम ऑफ डिडक्शन क्या है? तो एट द टाइम ऑफ पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर, तो उस टाइम पे आपको टीडीएस डिडक्ट करना है। बट अगर कोई इंडिविजुअल और एचयूएफ अपने पर्सनल पर्पस के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट कराता है तो पर्सनल पर्पस वाले कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर टीडीएस डिडक्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। एंड रेट ऑफ टीडीएस क्या है? अगर कॉन्ट्रैक्टर इंडिविजुअल और एचयूएफ है देन इन दैट केस 1%, और अगर अदर देन इंडिविजुअल एंड एचयूएफ है देन इन दैट केस 2% के रेट से आपको टीडीएस डिडक्ट करना है यहाँ पर। ठीक है, थ्रेशोल्ड लिमिट, अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट की पेमेंट आप 30,000 रुपीज़ से ज़्यादा की कर रहे हैं तब उस केस में आपको यहाँ पे टीडीएस डिडक्ट करना है। बट मान लीजिए अगर आपने ऐसा करा कि आपने 15,000 का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, फिर 15,000 का 15,000 का, आपने 15,000 रुपये के कॉन्ट्रैक्ट करे तो आपका कोई भी कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे 30,000 रुपये से ज़्यादा का नहीं था तो आपको यहाँ पे टीडीएस डिडक्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। बट अगर सभी कॉन्ट्रैक्ट को मिलाकर आपने जो पेमेंट करी है वो 1 लाख रुपीज़ से ज़्यादा किया तो किसी एक कॉन्ट्रैक्ट की पेमेंट 30,000 रुपीज़ से ज़्यादा या सभी कॉन्ट्रैक्ट को मिलाकर 1 लाख रुपीज़ से ज़्यादा, एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्टर के साथ सभी कॉन्ट्रैक्ट्स को मिलाकर 1 लाख रुपीज़ से ज़्यादा है तो आपको यहाँ पे टीडीएस डिडक्ट करने की रिक्वायरमेंट आती है। डेफिनेशन ऑफ वर्क, अब यहाँ पे डेफिनेशन, यहाँ पे वर्क करने का मतलब क्या है? तो वर्क इंक्लूड्स एडवर्टाइजिंग,
ब्रॉडकास्टिंग एंड टेलीकास्टिंग इंक्लूडिंग प्रमोशन ऑफ द प्रोग्राम्स फॉर सच ब्रॉडकास्टिंग और टेलीकास्टिंग, कैरियज ऑफ द गुड्स और पैसेंजर्स बाय एनी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट अदर देन रेल, यानी कि रेल से करते हैं तो उस पर टीडीएस डिडक्ट नहीं करना, उसके अलावा अगर किसी से भी करते हैं आप ट्रांसपोर्ट तो उस पर आपको टीडीएस डिडक्ट करना है। कैटरिंग की सर्विस, मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाइंग ऑफ अ प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ स्पेसिफिकेशन ऑफ द कस्टमर बाय यूजिंग मटेरियल परचेज्ड फ्रॉम सच कस्टमर और इट्स एसोसिएट बीइंग अ पर्सन रिलेटेड टू द कस्टमर इन सच अ मैनर एज डिफाइंड अंडर सेक्शन 48(2)(b)। ठीक है, तो अगर आपका कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है कि जिसके अंदर आपको मैन्युफैक्चरिंग का सप्लाई करना है ऑन द स्पेसिफिकेशन ऑफ द कस्टमर एंड आप उसके लिए जो गुड्स परचेस कर रहे हैं वो भी उसी कस्टमर से या उसके किसी एसोसिएटेड पर्सन एज डिफाइंड अंडर सेक्शन 48(2)(b), अगर आप उससे गुड्स परचेस करके तब आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं ऑन द स्पेसिफिकेशन ऑफ द कस्टमर, तो यहाँ पे भी ये वर्क की डेफिनेशन के अंदर कवर हो जाएगा एंड इसके ऊपर 194C एप्लीकेबल हो जाएगा एंड यहाँ पर टीडीएस की रिक्वायरमेंट आ जाएगी। बट वर्क शैल नॉट इंक्लूड मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाइंग ऑफ अ प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट और स्पेसिफिकेशन ऑफ द कस्टमर बाय यूजिंग रॉ मटेरियल परचेज्ड फ्रॉम एनी पर्सन। ठीक है, यानी कि अगर मान लीजिए आप कोई मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, कोई गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं ऑन द स्पेसिफिकेशन इज डिफाइंड बाय द कस्टमर, बट उसके लिए जो रॉ मटेरियल है आप वो परचेज कर रहे हैं किसी और पर्सन से, यानी कि वो आप कस्टमर से या उसके एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस से परचेज नहीं कर रहे, तो उसके ऊपर 194C की एप्लीकेबिलिटी नहीं आएगी। ठीक है, एंड अगर 194C की एप्लीकेबिलिटी आ जाती है कि आप कस्टमर से या कस्टमर के एसोसिएटेड पर्सन से आप गुड्स परचेज कर रहे हैं, तो उसके ऊपर टीडीएस किस रेट पे काटना, किस अमाउंट के ऊपर काटना है, तो टीडीएस आपको काटना है अगर इनवॉइस के अंदर सर्विसेज एंड जो आपके रॉ मटेरियल है उनकी वैल्यू अलग अलग दी गई है, तो केवल जो आपका रॉ मटेरियल से अलग वाला कंपोनेंट है उसके ऊपर टीडीएस काटना है। बट अगर आपको अलग अलग बाइफरकेट करके वैल्यू नहीं दी गई है, एग्रीगेट वैल्यू दी गई है, तो आपको उस टोटल अमाउंट के ऊपर टीडीएस डिडक्ट करना है। Tax shall be deducted on the invoice value excluding the value of the material purchased from such customer or its associate if such value is mentioned separately. Where the material component has not been separately mentioned in the invoice, tax shall be deducted on the whole amount, on the whole invoice value. ठीक है, चलिए अब यहाँ पे नॉन एप्लीकेबिलिटी क्या बात किया कि अगर कोई पर्सन है हु इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ फ्लाइंग, हायरिंग और लीजिंग गुड्स कैरियज, यानी कि ट्रांसपोर्टर है एंड वो ऑन करता है 10 और लेस गुड्स कैरियज एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, यानी कि उसमें पूरे साल किसी भी टाइम पे 10 से ज़्यादा गुड्स कैरियज व्हीकल नहीं थे एंड वो एक डिक्लेरेशन अलॉन्ग विद हिज पैन फर्निश कर देता है कि मेरे पे पूरे साल में 10 से ज़्यादा व्हीकल नहीं थे, तो इस केस में उससे जो भी आप सर्विस लेंगे उसके ऊपर आपको टीडीएस डिडक्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट फॉर रेंडरिंग प्रोफेशनल सर्विस बाय लॉयर्स, फिजिशियंस, सर्जन्स, इंजीनियर्स, अकाउंटेंट्स, आर्किटेक्ट्स, कंसल्टेंट कैन नॉट बी रिगार्डेड एज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर कैरिंग आउट एनी वर्क। ठीक है, तो जो भी प्रोफेशनल सर्विसेज होती हैं उसके लिए 194C के अंदर टैक्स डिडक्ट नहीं होगा, उसके लिए हम 194J के अंदर टैक्स डिडक्ट करेंगे। द डिडक्शन ऑफ इनकम टैक्स मस्ट बी मेड एट द टाइम ऑफ क्रेडिट और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। अब यहाँ पर कुछ क्लैरिफिकेशन हैं कि अब इन द केस ऑफ अ ऑनर सेलर ऑफ अ नेचुरल गैस सेल्स एज वेल एज ट्रांसपोर्ट द गैस टू द परचेजर। अब कोई नेचुरल गैस का सेलर है एंड अब वो नेचुरल गैस को सेल करता है एंड वो ट्रांसपोर्ट करता है कि जहाँ पर मतलब वो बायर को चाहिए वहाँ तक वो उसे ट्रांसपोर्ट भी करा कर देता है। ठीक है, तो अब इस केस में उसने सेल करी एंड अब ट्रांसपोर्ट करी, तो अब जो इसने ट्रांसपोर्ट करी तो क्या इसके ऊपर हम 194C के अंदर टीडीएस डिडक्ट कर सकते हैं? तो यहाँ पर इसे 194C के अंदर टीडीएस डिडक्ट नहीं कर सकते, चाहे वो अलग से कंपोनेंट मेंशन करा गया है ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस का, चाहे वो अलग से मेंशन नहीं करा गया। अगर सेलर खुद ही ट्रांसपोर्ट करा कर दे रहा है तो इस केस में 194C एप्लीकेबल नहीं होगा। बट अगर यहाँ पर कोई और थर्ड पर्सन ट्रांसपोर्ट कर रहा है या सेलर पेमेंट कर रहा है किसी थर्ड पर्सन को या बायर पेमेंट कर रहा है किसी थर्ड पर्सन को, तो 194C की एप्लीकेबिलिटी यहाँ पर आ जाएगी। ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस पेड टू थर्ड पार्टी ट्रांसपोर्टर ऑफ गैस इधर बाय द ऑनर सेलर of the goods or purchaser of the gas or any other person shall continue to govern by the appropriate provisions of the act and tax shall be deducted at source on such payment to the third party at the applicable dates। ठीक है जी। अब इसके बाद CBDT has clarified that while applying the relevant provisions of TDS on a contract for content production, a distinction is required to be made between। अब यहाँ पे कंटेंट प्रोडक्शन के बीच में दो तरीके के यहाँ पे आपके एग्रीमेंट्स हो सकते हैं। एक एग्रीमेंट हो सकता है, मान लीजिए आपको तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो, आप गए, आप एक टीवी चैनल है एंड आप तारक मेहता के नीला टेलीफिल्म्स के पास गए एंड आपने उनसे बोला कि मेरे को तारक मेहता का उल्टा चश्मा का मतलब इसे ब्रॉडकास्ट करने के राइट्स दे दीजिए। आपने केवल ब्रॉडकास्ट करने के, टेलीकास्ट करने के राइट्स एक्वायर करे, तो एक तो आपका केस ये है। दूसरा केस आपका यह है कि आप नीला टेलीफिल्म्स के पास गए एंड आपने उन्हें वहाँ पर जाकर बताया कि आपको किस टाइप से एक प्रोग्राम बनवाना है तारक मेहता का उल्टा चश्मा जैसा, या मतलब कोई भी प्रोग्राम आपको बनवाना है एंड आपने अपनी स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से कौन उसका एक्टर होगा, कौन एक्ट्रेस होगी, क्या क्या उसके रोल्स होंगे, उसके हिसाब से आपने ऑर्डर देकर अगर अपना कोई प्रोग्राम बनवाया फिर आप उसे अपने चैनल पे टेलीकास्ट ब्रॉडकास्ट करते हैं, तो ये आपके दो अलग अलग एग्रीमेंट्स हैं। तो इस केस में कि जो आपकी फर्स्ट सिचुएशन है वेयर अ पेमेंट फॉर प्रोडक्शन ऑफ कंटेंट प्रोग्राम एज पर द स्पेसिफिकेशन ऑफ द ब्रॉडकास्टर और टेलीकास्टर,
In the first situation, where content is produced as per the specification of the broadcaster telecaster and the copyright of the content production also gets transferred to the telecaster, तो यहाँ पर सेक्शन 194C एप्लीकेबल हो जाएगा क्योंकि इसे वर्क कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। बट अगर आपने केवल राइट एक्वायर करे हैं कि आपने राइट एक्वायर कर लिए कि अब तारक मेहता का उल्टा चश्मा आप अपने चैनल के ऊपर टेलीकास्ट ब्रॉडकास्ट करेंगे, तो इस केस में 194C की एप्लीकेबिलिटी नहीं होगी। ठीक है। सेक्शन 194D, 194D क्या बताता है? इंश्योरेंस कमीशन। एनी पर्सन रेस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग टू अ रेजिडेंट एनी इनकम बाय वे ऑफ रिम्यूनरेशन और रिवॉर्ड वेदर बाय वे ऑफ कमीशन और अदरवाइज फॉर सॉलिसिटिंग और प्रोक्योरिंग इंश्योरेंस बिजनेस। अब जो इंश्योरेंस एजेंट्स होते हैं तो अब उन्हें जो पेमेंट करी जाती है बाय द वे ऑफ कमीशन और बोनस या कुछ भी किसी भी नेम से, तो अब जो उन्हें वहाँ पे पेमेंट करी जाती है तो उस पेमेंट के ऊपर आपका TDS डिडक्ट होता है अंडर सेक्शन 194D। इसकी रेट क्या है? 5%। एंड डिडक्ट कब करना है आपको? एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर। एंड इसकी यहाँ पे थ्रेशोल्ड क्या है? तो अगर कमीशन दिया जाता है इन एक्सेस ऑफ ₹15,000, अगर 15,000 या उससे कम का कमीशन दिया जाता है तो यहाँ पे TDS डिडक्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। बट 15,000 रुपये से ज़्यादा का कमीशन दिया जाता है तो TDS डिडक्ट करने की रिक्वायरमेंट है। सेक्शन 194DA, तो DA को आप किस तरीके से याद रख सकते हैं? DA को आप याद रख सकते हैं डेथ आफ्टर, यानी कि आपकी डेथ के बाद क्या होगा? डेथ के बाद आपको लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी से सब मिलेगा। तो हमने अपने लास्ट सेक्शन रिवीजन लेक्चर के अंदर डिस्कस करा था कि अगर आपको LIP से कोई भी सम मिलता है इंक्लूडिंग बोनस, तो वो आपका एग्जाम्प्ट होता है अगर आप 10-10D की कंडीशंस को सेटिस्फाई कर देते हैं। कौन कौन सी कंडीशन? कि अगर आपने 10% ऑफ द सम एश्योर्ड तक ही प्रीमियम पे कराया, 20% ऑफ द सम एश्योर्ड तक प्रीमियम पे कराया, बेसिस ऑन द कि वो आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी किस टाइम पर इशू करी गई थी। तो अगर आप वो कंडीशंस को सेटिस्फाई कर देते हैं तब तो वो आपका एग्जाम्प्ट होता है। बट अगर आप कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं करते तो वो आपका टैक्सेबल हो जाता है। एंड अब इस टैक्सेबिलिटी के केस में आपका TDS अप्लाई होगा। तो TDS किस रेट पे कटेगा? आपका 5% के रेट पे। एंड थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है आपकी? 1 लाख रुपए, कि अगर आपको 1 लाख रुपए या उससे ज़्यादा मिल रहा है तभी आपका TDS डिडक्ट होगा एट द रेट ऑफ 5%। अगर आपको 1 लाख रुपए से कम मिल रहा है तो TDS की डिडक्टिबिलिटी आपकी नहीं आएगी यहाँ पर। सेक्शन 194E, 194E को आप इस तरीके से याद रख सकते हैं, एंटरटेनर। ठीक है जी। तो एंटरटेनर, पेमेंट टू नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्स पर्सन और स्पोर्ट्स एसोसिएशन। इनकम रेफर्ड इन सेक्शन 115BBA पेबल टू अ नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्स पर्सन और एन एंटरटेनर हु इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया और अ नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट एसोसिएशन और इंस्टीट्यूशन। यानी कि यहाँ पे जो आपका एंटरटेनर है या स्पोर्ट्स पर्सन है वो नॉन रेजिडेंट भी होना चाहिए, नॉट सिटीजन भी होना चाहिए। तो यहाँ पे आपका रेट ऑफ TDS क्या है? 20%। एंड यहाँ पे अभी हम नॉन रेजिडेंट को दे रहे हैं तो इसलिए यहाँ पे आपको सरचार्ज एंड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी यहाँ पे आपको साथ में, मतलब TDS के रेट के ऊपर सरचार्ज एंड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी आपको डिडक्ट करना है। एंड टाइम ऑफ डिडक्शन एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर। एंड इनकम रेफर्ड इन सेक्शन 115BBA, तो यहाँ पे कौन कौन सी इनकम के ऊपर आपको TDS डिडक्ट करना है अंडर सेक्शन 194E? तो इनकम रिसीव्ड और रिसीवेबल बाय अ नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्स पर्सन हु इज नॉट अ सिटीजन, यानी कि नॉन रेजिडेंट एंड नॉन सिटीजन पर्सन बाय वे ऑफ पार्टिसिपेशन इन एनी गेम और स्पोर्ट इन इंडिया। अगर कोई भी नॉन रेजिडेंट नॉन सिटीजन इंडिया के अंदर किसी गेम के अंदर पार्टिसिपेट करता है तो उससे होने वाली इनकम के ऊपर आपको 194E के अंदर टैक्स डिडक्ट करना है। अगर वो कोई एडवर्टीजमेंट करता है तो उस पर होने वाली इनकम पे 194E के अंदर टैक्स डिडक्ट होगा। और अगर वो कोई कंट्रीब्यूशन करता है ऑफ द आर्टिकल रिलेटिंग टू एनी गेम और स्पोर्ट इन इंडिया इन न्यूज़पेपर, मैगजीन और जर्नल, तो अगर वो कोई भी अपना आर्टिकल वगैरह देता है उससे होने वाली इनकम के ऊपर तो उस पर आपको TDS डिडक्ट करना है अंडर सेक्शन 194E। अगर आप कोई गारंटी अमाउंट पेड और पेबल टू अ नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्स एसोसिएशन और इंस्टीट्यूशन रिलेशन टू एनी गेम और स्पोर्ट प्लेड इन द इंडिया, तो उससे होने वाली इनकम के ऊपर भी 194E में डिडक्शन होगी टैक्स की। इनकम रिसीव्ड और रिसीवेबल बाय नॉन रेजिडेंट एंटरटेनर फ्रॉम हिज परफॉर्मेंस इन इंडिया। अगर कोई एंटरटेनर इंडिया के अंदर आके परफॉर्मेंस देता है लाइक जस्टिन बीबर, तो जब वो इंडिया के अंदर परफॉर्मेंस देगा तो उस पर होने वाली जो भी उसकी इनकम है तो उसके ऊपर टैक्स डिडक्ट करा जाएगा अंडर सेक्शन 194E। ठीक है जी। 194EE, पेमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ डिपॉजिट अंडर सेक्शन नेशनल सेविंग स्कीम। पर्सन रेस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग टू एनी पर्सन एनी अमाउंट फ्रॉम नेशनल सेविंग स्कीम अकाउंट शैल डिडक्ट इनकम टैक्स देयरऑन एट द रेट ऑफ 10%। तो ये 10% एट द टाइम ऑफ पेमेंट आपको डिडक्ट करना है। थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है? अगर 2500 रुपये से कम है तो यहाँ पे आपको TDS डिडक्ट नहीं करना। 2500 रुपये या 2500 रुपये से ज़्यादा है तो आपको TDS डिडक्ट करना है। 194G, तो G को हम याद रख सकते हैं गैम्बलिंग, जो गैम्बलिंग के टिकट वगैरह सेल करता है। द पर्सन रेस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग टू एनी पर्सन एनी इनकम बाय वे ऑफ कमीशन, रिम्यूनरेशन ऑफ प्राइस ऑन लॉटरी टिकट इन द अमाउंट एक्सीडिंग 15,000 शैल डिडक्ट टैक्स एट द रेट ऑफ 5%। तो कोई पर्सन जो अपने लॉटरी बैटिंग गैम्बलिंग के टिकट्स को सेल करता है, अब उसे कोई कमीशन या उसे कोई रिम्यूनरेशन या कोई प्राइस अगर उसे मिलता है तो उसके ऊपर 15,000 रुपये से ज़्यादा का अगर कमीशन प्राइस मिलता है तो इस केस में 5% का TDS उसका डिडक्ट हो जाएगा अंडर सेक्शन 194G। टाइम ऑफ डिडक्शन एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर। सेक्शन 194H, 194H किसके लिए लगता है? तो ये यहाँ पे लगता है कमीशन ऑफ ब्रोकरेज के लिए। एनी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल और HUF
हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग एनी इनकम बाय वे ऑफ कमीशन अदर देन इंश्योरेंस कमीशन। इंश्योरेंस कमीशन हम डील करते हैं 194D के अंदर, तो इसलिए उसे यहाँ से हटा दिया गया है। और ब्रोकरेज टू रेजिडेंट शेल डिडक्ट इनकम टैक्स एट द रेट ऑफ 5%। तो कोई भी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल और एचयूएफ अगर वो कोई भी कमीशन ब्रोकरेज पे करता है टू एनी रेजिडेंट पर्सन, तो यहाँ पर उसे 5% के रेट से टीडीएस डिडक्ट करना है। बट यहाँ पर इंडिविजुअल और एचयूएफ अगर उनकी ग्रॉस रिसिप्ट और टर्नओवर फ्रॉम द बिजनेस एक्सीड 1 करोड़ इन द इमीडिएटली प्रेसिडिंग ईयर, और अगर उनकी ग्रॉस रिसिप्ट एक्सीडेंट 50 लाख फ्रॉम द प्रॉफिट इन द केस ऑफ प्रोफेशन इन द इमीडिएटली प्रेसिडिंग ईयर, तो उन इंडिविजुअल और एचयूएफ को भी यहाँ पे टैक्स डिडक्ट करने की रिक्वायरमेंट आ जाएगी। टाइम ऑफ डिडक्शन एट द टाइम ऑफ क्रेडिट और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। थ्रेशोल्ड लिमिट यहाँ पर भी वही 15,000 रुपये की, अगर 15,000 रुपये तक है तो यहाँ पे आपको कोई भी टीडीएस डिडक्ट नहीं करना। 15,000 रुपये से ज़्यादा का कमीशन ब्रोकरेज अगर आप पे करते हैं तो टीडीएस डिडक्ट करना है। नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ टीडीएस, तो अगर सेक्शन इज नॉट एप्लीकेबल टू प्रोफेशनल सर्विस, तो अगर कोई प्रोफेशनल सर्विस है तो उसके लिए यहाँ पे 194H नहीं अप्लाई होगा। एंड देयर विल बी नो रिक्वायरमेंट टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स ऑन कमीशन और ब्रोकरेज पेमेंट बाय द बीएसएनएल और एमटीएनएल टू देयर पीसीओ। तो अभी ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, बट अगर कोई बीएसएनएल और एमटीएनएल अपने पीसीओ को कोई भी कमीशन ब्रोकरेज पे करते हैं तो उसके ऊपर टीडीएस डिडक्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। एप्लीकेबिलिटी ऑफ द टीडीएस प्रोविजन ऑन पेमेंट बाय टेलीविजन चैनल एंड पब्लिशिंग हाउस टू एडवर्टाइजिंग कंपनीज फॉर प्रोक्यूरिंग कैनवासिंग फॉर एडवर्टीजमेंट। अब यहाँ पर क्या है, आप पहले ये बिजनेस मॉडल समझिए कि यहाँ पर एक कस्टमर है, यहाँ पे एक एडवर्टीजमेंट एजेंसी है एंड एक चैनल है। अब कस्टमर मान लीजिए यहाँ पे मैं हूँ कपिल, एडवर्टीजमेंट एजेंसी है एबीसी लिमिटेड एंड चैनल है फॉर एग्जांपल यहाँ पे सब टीवी। अब मुझे यहाँ पर अपना कोई ऐड करवाना है सब टीवी, तो मैं एबीसी लिमिटेड को अप्रोच करूँगा एंड मैं इसे पेमेंट करूँगा अपने एडवर्टीजमेंट के लिए। एबीसी लिमिटेड जो एक एडवर्टीजमेंट एजेंसी है, फिर ये एडवर्टीजमेंट एजेंसी सब टीवी को कॉन्ट्रैक्ट कर मतलब इसके कॉन्टैक्ट करेगी एंड मेरा एडवर्टीजमेंट सब टीवी के ऊपर चालू होगा। तो अब यहाँ पर क्या होगा, मान लीजिए मैंने यहाँ पे इसे पे करा 10 लाख रुपए एंड ये ऐड के लिए इसे पे करता है 8 लाख रुपए, बाकी अपना यहाँ पे कमीशन डिडक्ट कर लेता है, या बाद में ये इसे पूरा पे करता है फिर बाद में इसे यहाँ पे कमीशन मिलता है। तो मुझे यहाँ पे कमीशन मिला तो क्या इस पर 194H एप्लीकेबल होगा? तो यहाँ पे बोला गया है कि जो मैंने एबीसी लिमिटेड को दिया 10 लाख रुपए, ये तो कॉन्ट्रैक्ट मान लिया जाएगा जिसपे 194C पे टीडीएस डिडक्ट होगा। बट अब जो एबीसी लिमिटेड और सब टीवी के बीच में जो एग्रीमेंट हो रहा है एंड इसके ऊपर अगर सब टीवी एबीसी लिमिटेड को कोई कमीशन वगैरह देता है तो उसे यहाँ पे 194H उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पेमेंट इन्वॉल्व इन द एडवर्टीजमेंट बिजनेस। पेमेंट बाय क्लाइंट टू द एडवर्टीजमेंट एजेंसी, यानी कि जो मैंने एबीसी लिमिटेड को दिया था। पेमेंट बाय एडवर्टीजमेंट एजेंसी टू द टेलीविजन चैनल, यानी कि जो एबीसी लिमिटेड ने सब टीवी को दिया था। टीडीएस अंडर सेक्शन 194C विल बी एप्लीकेबल ऑन द फर्स्ट टाइप ऑफ पेमेंट, यानी कि जो मैंने 10 लाख रुपए दिए थे उसके ऊपर मैं 194C के अंदर टीडीएस डिडक्ट कर लूंगा। बट fee charge taken or retained by the advertisement company from media company for canvassing booking advertisement, typically 15% of the billing, is commission or discount for attracting the provision of the 194H। तो यहाँ पे CBDT ने क्लेरिफाई करा था कि इस पे TDS अट्रैक्ट नहीं होगा एंड इसे हम कमीशन ब्रोकरेज नहीं मानेंगे। ठीक है जी, चलिए सेक्शन 194I, तो रेंट पे बात कर रहा है। एनी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल और एचईएफ, इंडिविजुअल और एचईएफ को छोड़कर, बट यहाँ पर भी वो वाले इंडिविजुअल और एचईएफ कवर हो जाएंगे जिनकी ग्रॉस रिसिप्ट और टर्नओवर इन द केस ऑफ बिजनेस एक्सीड्स 1 करोड़ इन द इमीडिएटली प्रेसिडिंग ईयर एंड एक्सीड 50 लाख इन द केस ऑफ प्रोफेशन इन द इमीडिएटली प्रेसिडिंग ईयर, तो वो वाले इंडिविजुअल और एचईएफ भी यहाँ पे कवर हो जाएंगे। हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग टू अ रेजिडेंट एनी इनकम बाय वे ऑफ रेंट शैल डिडक्ट इनकम टैक्स एट द रेट ऑफ 2% इन केस ऑफ रेंट फॉर प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट, 10% इन रेस्पेक्ट ऑफ अदर रेंटल पेमेंट। ठीक है। तो कोई भी पर्सन अगर किसी रेजिडेंट पर्सन को कोई रेंट पे करता है तो उसे वहाँ पे टीडीएस डिडक्ट करना एट द रेट ऑफ 2% ऑन द प्लांट एंड मशीनरी एंड एट द रेट ऑफ 10% ऑन अदर, यानी कि लैंड एंड बिल्डिंग वगैरह पे 10%। टाइम ऑफ डिडक्शन एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर। एंड थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है कि अगर आपने जो एग्रीगेट आपने रेंट पे करा होना चाहिए ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर वो आपका एक्सीड होना चाहिए 2,40,000, यानी कि अगर 2,40,000 रुपये से ज़्यादा का रेंट पे करा है तभी आपको टीडीएस डिडक्ट करना है। अगर 2,40,000 रुपये से कम का टैक्स रेंट पे करा है तो यहाँ पे टीडीएस आपको डिडक्ट नहीं करना। अब एप्लीकेबिलिटी ऑफ द टीडीएस प्रोविजन अंडर सेक्शन 194I टू पेमेंट मेड बाय अ कस्टमर ऑन अकाउंट ऑफ कूलिंग चार्जेस टू द कोल्ड स्टोरेज। अब कोल्ड स्टोरेज होते हैं एंड कोल्ड स्टोरेज के अंदर मान लीजिए आपने आलू आपने कोल्ड स्टोरेज के अंदर रखवा दिए, तो अब जो कोल्ड स्टोरेज का मेन फंक्शन होता है वो होता है कि उसे पेरिशेबल आइटम को इस तरीके से वहाँ पे एक टेम्परेचर के अंदर मेंटेन करके रखना कि वो पेरिश ना हो, मतलब वो खराब ना हो। तो यहाँ पे अब आपको कोई डिमार्केटेड स्पेस नहीं दिया जाता कि आप उसके अंदर जाकर अपना कोई भी सामान रख सकते हैं, आप कोल्ड स्टोरेज को देते हैं फिर वो अपने हिसाब से उसे सेट करके अंदर लगाते हैं। तो अब जो आपने 194I के यहाँ पर आपका एप्लीकेबल होगा कि आपने जो कोल्ड स्टोरेज को आप पेमेंट कर रहे हैं तो क्या वो आपका रेंट के फॉर्म में आएगा, आपको उस पर 194I के अंदर टीडीएस डिडक्ट करना है?
तो यहाँ पर बताया गया है द मेन फंक्शन ऑफ द कोल्ड स्टोरेज इज टू प्रिजर्व पेरिशेबल गुड्स बाय मीन्स ऑफ मैकेनिकल प्रोसेस एंड स्टोरेज ऑफ सच गुड्स इज ओनली इंसिडेंटल इन नेचर। तो उनका जो मेन काम होता है वो होता है कि पेरिशेबल गुड्स को इस तरीके से स्टोर करना कि वो मतलब खराब ना हो। अब वो स्टोर कर रहे हैं वो तो उसका केवल एक इंसिडेंटल है। द कस्टमर इज ऑल्सो नॉट गिवन एनी राइट टू यूज एनी डिमार्केटेड स्पेस प्लेस और द मशीनरी ऑफ द कोल्ड स्टोर एंड दस डज नॉट बिकम अ टेनेंट। तो उसे वहाँ पर कोई डिमार्केटेड स्पेस वगैरह नहीं बताया जाता, तो इसलिए वो टेनेंट भी नहीं बनता। तो इस केस में यहाँ पे 194I एप्लीकेबल नहीं होगा। बट प्रोविजन ऑफ 194C, क्योंकि यहाँ पे जैसे वर्क कॉन्ट्रैक्ट मान लेंगे, यहाँ पे 194C के प्रोविजन अप्लाई हो जाएंगे ऑन द कोल्ड स्टोरेज। नो रिक्वायरमेंट टू डिडक्ट टैक्स एट द सोर्स अंडर सेक्शन 194I ऑन रेमिटेंस ऑफ पैसेंजर सर्विस फी बाय एन एयरलाइन टू एन एयरलाइन ऑपरेटर, एयरपोर्ट ऑपरेटर। तो अब जो एयरपोर्ट ऑपरेटर होते हैं तो अब एयरलाइन से वो पैसा लेते हैं कि अब जो वहाँ पे पैसेंजर्स आते हैं उनके वहाँ पे बैठने के लिए वो स्पेस वगैरह देते हैं, तो इसके लिए एयरपोर्ट ऑपरेटर एयरलाइन से पैसे लेते हैं। तो अब क्या चाहिए, एयरलाइन एयरपोर्ट ऑपरेटर को जो पैसे देते हैं तो क्या ये रेंट माना जाएगा? तो इसे यहाँ पे रेंट नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो वहाँ पे और भी सर्विस देते हैं। केवल वहाँ पे बैठने के लिए जगह देना तो एक उसका इंसिडेंटल है, वो और भी अलग से सर्विस देते हैं, तो इसे 194I के अंदर रेंट नहीं माना जाएगा एंड इस पे 194I का TDS डिडक्ट नहीं होगा। प्रोविजन ऑफ सेक्शन 194I शैल नॉट बी एप्लीकेबल ऑन द पेमेंट ऑफ PSF बाय एयरलाइन टू एयरपोर्ट ऑपरेटर्स। एप्लीकेबिलिटी ऑफ द TDS प्रोविजन अंडर सेक्शन 194I टू सर्विस टैक्स कंपोनेंट ऑफ द रेंटल इनकम। अब आपने रेंटल इनकम के अंदर आपने एक सर्विस टैक्स का कंपोनेंट भी देते हैं, तो आपको इस पे जो TDS है वो किस रेट पे काटना है। रेंटल इनकम पे मान लीजिए रेंटल इनकम 100 रुपये एग्जाम्पल के लिए, एंड उस पर आपका सर्विस टैक्स आता है यहाँ पे 18 रुपये, तो आपको 118 रुपये पे काटना है या 100 रुपये पे? तो यहाँ पे आपको 100 रुपये के ऊपर TDS डिडक्ट करना है। तो ये जो आपका सर्विस टैक्स का पार्ट है इसके ऊपर आपको TDS डिडक्ट नहीं करना। Applicability of the TDS provision of section 194I on lump sum lease premium paid for acquisition of the long term lease। अब लॉन्ग टर्म लीज लेने के लिए आपको एक बार एक अपफ्रंट अमाउंट पे करना होता है। अब अगर वो अपफ्रंट अमाउंट आपका मंथली बेसिस पे रेंट के अंदर एडजस्ट हो सकता है, विच आर एडजस्टेबल, तो उसे रेंट माना जाएगा एंड उस पर 194I एप्लीकेबल होगा। बट विच आर नॉट एडजस्टेबल अगेंस्ट पीरियडिक रेंट, तो उस केस में वो रेंट का नेचर नहीं होगा, उसे रेंट नहीं माना जाएगा एंड उसके ऊपर 194I के अंदर कोई भी TDS डिडक्ट नहीं होगा। Are not payment in the nature of rent within the meaning of section 194I, therefore such payment are not liable for TDS under section 194I। ठीक है जी। Now section 194IA payment on transfer of certain immovable property other than agricultural land। तो 194IA को आप किस टाइप से याद रख सकते हैं? immovable acquire। तो आप अगर कोई immovable property को acquire करते हैं तो उसके ऊपर आपको TDS डिडक्ट करना है अंडर सेक्शन 194IA। तो every transferee responsible for paying any sum as consideration for transfer of immovable property land other than agriculture land। एंड यहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड करने का मतलब क्या है? केवल रूरल एग्रीकल्चर लैंड। अगर अर्बन एग्रीकल्चर लैंड का यहाँ पे आप ट्रांसफर कर रहे हैं तो उस केस में आपके 194IA आपका एप्लीकेबल होगा। टू अ रेजिडेंट ट्रांसफर shall deduct tax at the rate of 1% of such sum or the stamp duty value of such property whichever is higher। तो सिंपल भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं तो अगर आपने किसी भी पर्सन से आप कोई प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं एंड उस प्रॉपर्टी को परचेज करने टाइम पे जब आप पेमेंट कर रहे हैं तो उस पेमेंट पे आपको 1% का TDS डिडक्ट करना है। तो अगर मान लीजिए प्रॉपर्टी की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है 55 लाख रुपीज़ एंड आप पेमेंट करते हैं 50 लाख रुपीज़, तो इन दोनों का विच एवर इज हायर यानी कि 55 लाख रुपीज़, तो 55 लाख रुपीज़ पे 1% के रेट से आपको TDS डिडक्ट करने की रिक्वायरमेंट है। तो आप जब उसे 50 लाख रुपए पे करेंगे उसमें से 55 लाख का 1% डिडक्ट करने के बाद आप पेमेंट करेंगे। ठीक है। एंड टाइम ऑफ डिडक्शन क्या है? एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर। यहाँ पर आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है कि अगर आपकी एक्चुअल पेमेंट और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू दोनों ही आपके 50 लाख रुपए से कम की हैं तो इस केस में आपको TDS डिडक्ट नहीं करना। अगर 50 लाख रुपए से ज़्यादा की कोई भी एक चीज़ तो आपको TDS डिडक्ट करना है। एंड आप एप्लीकेबल कब नहीं होता 194IA? तो कंपलसरी एक्विजिशन के केसेस में 194IA एप्लीकेबल नहीं होता क्योंकि इसके लिए एक सेपरेट सेक्शन है 194LA, वो अप्लाई होगा, तो यहाँ पे 194IA एप्लीकेबल नहीं होता। एंड नो रिक्वायरमेंट फॉर टू ऑब्टेन 10। तो हम यहाँ पे जो पेयर है जिसने प्रॉपर्टी परचेज करी है उसे यहाँ पे 10 देने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। और यहाँ पे कंसिडरेशन करने का मतलब क्या है? कंसिडरेशन फॉर ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड्स ऑल चार्जेस ऑफ द नेचर ऑफ क्लब मेंबरशिप फी, कार पार्किंग फी, इलेक्ट्रिसिटी वाटर फैसिलिटी फी, मेंटेनेंस फी, एडवांस फी और एनी अदर चार्जेस ऑफ सिमिलर नेचर। तो आपने जो भी चार्जेस पे करे हैं, कंसिडरेशन जो भी आपने पे करा है, तो वो सब कुछ आपका कंसिडरेशन का पार्ट बन जाएगा। ठीक है। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। सेक्शन 194IB। तो 194IB को आप इस तरीके से याद रख सकते हैं, इमूवेबल भाड़ा। ठीक है। तो अभी रेंट हमने 194IE के अंदर भी डिस्कस करा था। अब 194IB के अंदर हम दोबारा रेंट को डिस्कस करेंगे बट ओनली इन द केस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी कि लैंड और बिल्डिंग।
तो अब यहाँ पर आपको क्या डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, तो 194 IA के अंदर हमने डिस्कस करा था कि इंडिविजुअल एचयूएफ अगर उनकी टोटल रिसिप्ट टर्नओवर इन द केस ऑफ बिजनेस एक्सीड्स 1 करोड़ इन द इमीडिएटली प्रेसिडिंग ईयर और 50 लाख इन द केस ऑफ प्रोफेशन इन द इमीडिएटली प्रेसिडिंग ईयर, तभी वो इंडिविजुअल और एचयूएफ के ऊपर अप्लाई होता था। बट अगर मान लीजिए कोई इंडिविजुअल और एचयूएफ ऐसे हैं जिनकी इन द केस ऑफ बिजनेस 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की टर्नओवर नहीं है, इन द केस ऑफ प्रोफेशन 50 लाख रुपए से ज्यादा की ग्रॉस रेसिप्ट्स नहीं है, उससे कम की ग्रॉस रेसिप्ट्स है, तो उनके लिए 194 IB एप्लीकेबल होता है। 194 IB रिक्वायर एनी पर्सन बीइंग एन इंडिविजुअल और एचयूएफ अदर देन दोज इंडिविजुअल और एचयूएफ। ठीक है, तो यहाँ पे टैक्स की रेट क्या है, टीडीएस का रेट क्या है, तो उन्हें 5% के रेट से टीडीएस डिडक्ट करना होता है। थ्रेशोल्ड लिमिट सच रेंट एक्सीड 50,000 फॉर अ मंथ और पार्ट ऑफ अ मंथ ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तो यानी कि 50,000 रुपए महीने से ज्यादा का अगर आप रेंट पे करते हैं तो आपको यहाँ पे टीडीएस डिडक्ट करना है एट द रेट ऑफ 5%। टाइम ऑफ डिडक्शन, तो यहाँ पर आपको टाइम अलग है, यहाँ पे आपको किस टाइम पे डिडक्ट करना है, तो जब आप लास्ट मंथ की पेमेंट कर रहे हैं एट द टाइम ऑफ क्रेडिट ऑफ सच रेंट फॉर द लास्ट मंथ ऑफ द प्रीवियस ईयर और द लास्ट मंथ ऑफ टेनेंसी, तो प्रीवियस ईयर के लास्ट मंथ या आपके टेनेंसी का लास्ट मंथ है, तो जो भी आपका लास्ट मंथ होगा जब उस लास्ट मंथ की आप पेमेंट कर रहे हैं रेंट की, उस टाइम पर आपको टोटल टीडीएस डिडक्ट करना है। बट अगर मान लीजिए आपका टीडीएस वो जो लास्ट मंथ का रेंट था उससे ज्यादा बन जाता है, तो भी मैक्सिमम आप जो लास्ट मंथ का रेंट था उतने तक ही आप टीडीएस डिडक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको टीडीएस डिडक्ट करने के लिए बन जाता है 60,000, बट आपने पेमेंट करी है 51,000 की, तो यहाँ पे आप केवल 51,000 का ही टीडीएस डिडक्ट कर सकते हैं, यानी कि आप उसे उस महीने में कोई रेंट नहीं देंगे, लास्ट मंथ में सारा का सारा आप टीडीएस डिडक्ट कर लेंगे। ठीक है, नो रिक्वायरमेंट टू ऑब्टेन 10, तो यहाँ पर भी 10 लेने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। रेंट कहने का मतलब क्या है, रेंट मीन्स यू एनी पेमेंट बाय व्हाट एवर नेम कॉल्ड फॉर द यूज ऑफ एनी लैंड और बिल्डिंग ऑफ बोथ, यानी कि केवल इमूवेबल प्रॉपर्टी। इसलिए मैंने आईबी को आपको किस तरीके से याद करवाया, इमूवेबल भाड़ा। आईबी के अंदर सेक्शन आई के अंदर हमने डिस्कस करा था प्लांट एंड मशीनरी के बारे में भी कि वहाँ पे 2% लगता है एंड 10% लगता है फॉर द लैंड एंड बिल्डिंग, बट यहाँ पर वैसा कोई केस नहीं है, यहाँ पे केवल इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में, लैंड बिल्डिंग और बोथ के केस में 5% का लगेगा, वो भी तब अगर आपका रेंट 50,000 रुपए पर मंथ से ज्यादा का है, एंड वो किस टाइम पे डिडक्ट करना है कि आपकी लास्ट मंथ ऑफ द टेनेंसी और लास्ट मंथ ऑफ द प्रीवियस ईयर, उस टाइम पे आपको डिडक्ट करना है, वो भी मैक्सिमम आपका उस लास्ट मंथ का रेंट जितना था उतने तक ही आप डिडक्ट कर सकते हैं, उससे ज्यादा का डिडक्ट नहीं कर सकते। ठीक है जी, चलिए लेट्स मूव फॉरवर्ड। सेक्शन 194 IC, तो 194 IC को आप इस तरीके से याद रख सकते हैं, इमूवेबल कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन, अब यहाँ पे कोई एक्चुअल में कंस्ट्रक्शन नहीं हो रही, बट मैंने आपको कैपिटल गेन का सेक्शन डिस्कस करते टाइम पे बताया था जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट के बारे में, कि मेरे पास लैंड है एंड मैं किसी और को अपनी लैंड का राइट दे देता हूँ कि भाई आप इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन कर लीजिए, घर बना लीजिए, फिर आप उसमें से मुझे घर का कुछ, मतलब आपने 5 फ्लोर बनाए, 2 फ्लोर आप मुझे दे देना एज अ कंसिडरेशन, तो ये उस वाले कंस्ट्रक्शन की बात कर रही है। तो यहाँ पे 194 IC, एनी पर्सन रेस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग टू अ रेजिडेंट एनी सम बाय वे ऑफ कंसिडरेशन नॉट बीइंग कंसिडरेशन इन काइंड, यानी कि यहाँ पे काइंड की बात नहीं करी जा रही, यानी कि अगर आपका टावर खड़ा हुआ, टावर में से 2 फ्लोर आपको दे दिए गए, तो उसके जो कंसिडरेशन है उस पर आपको 194 IC एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर आपको कुछ कैश में दिया जा रहा है तो उस पर 194 IC यहाँ पे आपका एप्लीकेबल होगा। अंडर अ स्पेसिफाइड एग्रीमेंट अंडर सेक्शन 45(5)(a), ये कौन सा एग्रीमेंट है, जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट, टू डिडक्ट इनकम टैक्स एट द रेट ऑफ 10%, तो इनकम टैक्स आपको 10% के रेट से यहाँ पे डिडक्ट करना है एट द टाइम ऑफ क्रेडिट और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। ठीक है जी, तो जो भी आपको वहाँ पे मॉनिटरी कंसिडरेशन दिया जाएगा उसके ऊपर 10% के रेट से आपको टीडीएस डिडक्ट करना है। सेक्शन 194J, 194J लगता है फी फॉर प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विसेज पे। एवरी पर्सन अदर देन एन इंडिविजुअल और एचयूएफ हु इज रेस्पॉन्सिबल टू पेइंग अ रेजिडेंट एनी सम बाय वे ऑफ, तो कौन कौन से, अब पहली बात तो इन्होंने यहाँ पे बोल दिया अदर देन इंडिविजुअल और एचयूएफ, बट यहाँ पर भी कौन से इंडिविजुअल और एचयूएफ कवर हो जाएंगे, कोई भी इंडिविजुअल और एचयूएफ अगर वो इन द केस ऑफ बिजनेस उनकी ग्रॉस रिसिप्ट टर्नओवर एक्सीड्स 1 करोड़ इन द इमीडिएटली प्रेसिडिंग ईयर, एंड इन द केस ऑफ प्रोफेशन उनकी ग्रॉस रिसिप्ट एक्सीड्स 50 लाख रुपए इन द इमीडिएटली प्रेसिडिंग ईयर, तो वो वाले इंडिविजुअल और एचयूएफ यहाँ पे 194J के अंदर कवर हो जाएंगे। एंड कौन कौन सी सर्विसेज पे आपको यहाँ पे टीडीएस डिडक्ट करना है, तो फी फॉर प्रोफेशनल सर्विस, फी फॉर टेक्निकल सर्विस, एनी रिम्यूनरेशन ऑफ फी और कमीशन टू अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी, और रॉयल्टी और नॉन कॉम्पीट फीस। तो ये 5 तरीके की यहाँ पे आपको पेमेंट से डिफाइन करी गई है, तो ये आप याद कर लीजिए, फी फॉर प्रोफेशनल सर्विस, फी फॉर टेक्निकल सर्विस, एनी पेमेंट रिम्यूनरेशन टू डायरेक्टर, जो कि एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए, अगर एम्प्लॉय है तो वो सैलरी में चला जाएगा, 192 में टीडीएस डिडक्ट होगा, अगर वो एम्प्लॉय नहीं है तो उस केस में एनी पेमेंट रिम्यूनरेशन टू द डायरेक्टर, रॉयल्टी और नॉन कॉम्पीट फी। तो यहाँ पे क्या आपके रेट्स हैं, तो 2% इन केस ऑफ फी फॉर टेक्निकल सर्विस नॉट बीइंग अ प्रोफेशनल सर्विस, और रॉयल्टी इन नेचर ऑफ कंसिडरेशन फॉर सेल, डिस्ट्रीब्यूशन, एग्जीबिशन ऑफ सिनेमेटोग्राफिक फिल्म। तो अगर आप कोई भी टेक्निकल सर्विस दे रहे हैं जो कि प्रोफेशनल सर्विस नहीं है उस केस में, एंड अगर आपने कोई भी रॉयल्टी पे करी है इन द नेचर ऑफ कंसिडरेशन फॉर सेल,
डिस्ट्रीब्यूशन और एग्जीबिशन ऑफ द सिनेमेटोग्राफिक फिल्म, तो उस केस में आपका टीडीएस डिडक्ट होगा @2%। एंड इन एनी अदर केस, यानी कि आप रॉयल्टी पे कर रहे हैं कोई अदर, या आप कोई डायरेक्टर को पेमेंट कर रहे हैं, आप कोई कॉम्पीट फी पे कर रहे हैं, आप प्रोफेशनल फी पे कर रहे हैं, तो उस केस में 10% के रेट से आपकी टीडीएस डिडक्ट होगा। इन केस ऑफ अ पे एंगेज्ड ओनली इन द बिजनेस ऑफ ऑपरेशन ऑफ कॉल सेंटर, अगर जिसे आप पे कर रहे हैं उसका केवल कॉल सेंटर का बिजनेस है, तो हर इनकम पे, मतलब आप उसे चाहे फी फॉर टेक्निकल सर्विस दें, फी फॉर प्रोफेशनल सर्विस दें, रॉयल्टी दें या कुछ भी दें, तो वहाँ पे टीडीएस उसका मैक्सिमम 2% के रेट से ही डिडक्ट होगा। टाइम ऑफ डिडक्शन एट द टाइम ऑफ पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर, ठीक है। एंड यहाँ पे थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है? थ्रेशोल्ड लिमिट, नो टैक्स डिडक्शन इज रिक्वायर्ड इफ द अमाउंट ऑफ फी और द एग्रीगेट ऑफ द अमाउंट ऑफ द फी credited to pay or likely to be credited to pay during a financial year does not exceed 30,000 in the case of fee for professional service। तो प्रोफेशनल सर्विस के लिए 30,000, टेक्निकल सर्विस के लिए 30,000, रॉयल्टी के लिए 30,000 एंड नॉन कॉम्पिट फी के लिए 30,000। तो 30,000 ये तीनों चारों के लिए अलग अलग देखा गया है। बट यहाँ पर जो डायरेक्टर को आप कोई भी रिकमेंडेशन फी कमीशन पे करते हैं उसके लिए कोई लिमिट नहीं है, यानी कि अगर आप डायरेक्टर को 5,000 रुपये भी देते हैं तो उस पर भी आपको टीडीएस डिडक्ट करना मैंडेटरी है @10%, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको लिमिट्स देखनी है सेपरेट 30,000 फॉर फी फॉर टेक्निकल सर्विस, 30,000 फॉर प्रोफेशनल सर्विस, 30,000 फॉर रॉयल्टी एंड 30,000 फॉर नॉन कॉम्पिट फी। चलिए, नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ टीडीएस अंडर सेक्शन 194J। एन इंडिविजुअल और एचयूएफ इज नॉट लायबल टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स। तो इंडिविजुअल और एचयूएफ इसके अंदर कवर नहीं होते, बट अगर कोई इंडिविजुअल और एचयूएफ है जिनका इन द केस ऑफ बिजनेस उनके ग्रॉस रिसिप्ट टर्नओवर इन द इमीडिएटली प्रेसिडिंग ईयर एक्सीड्स 1 करोड़ एंड इन द केस ऑफ प्रोफेशन उनकी ग्रॉस रिसिप्ट एक्सीड्स 50 लाख, तो उस केस में वो वाले इंडिविजुअल और एचयूएफ यहाँ पे कवर हो जाएंगे, उन्हें टीडीएस डिडक्ट करने की रिक्वायरमेंट आएगी। बट कौन से केसेस में? केवल और केवल उन्हें फी फॉर प्रोफेशनल सर्विस एंड फी फॉर टेक्निकल सर्विस। तो यहाँ पे इंडिविजुअल एंड एचयूएफ के लिए वो 5 तरीके की सर्विस नहीं है, उन्हें केवल फी फॉर प्रोफेशनल सर्विस एंड फी फॉर टेक्निकल सर्विस, केवल इनके ऊपर ही टीडीएस उन्हें डिडक्ट करना है। यानी कि वो नॉन कॉम्पिट फी पे करते हैं या किसी रॉयल्टी पे करते हैं, तो उस केस में उन्हें यहाँ पर कोई भी टीडीएस डिडक्ट नहीं करना। कोई इंडिविजुअल एचयूएफ डायरेक्टर फी तो पे कर ही नहीं सकता, तो नॉन कॉम्पिट और रॉयल्टी फी के ऊपर भी उन्हें कोई भी यहाँ पर डिडक्शन नहीं करना, ठीक है। और अगर कोई इंडिविजुअल और एचयूएफ प्रोफेशनल पेमेंट या फी फॉर टेक्निकल सर्विस भी पे करता है फॉर द पर्सनल पर्पस, कि वो अपने पर्सनल काम के लिए, तो उस केस में भी यहाँ पे टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी नहीं होगी। एंड यहाँ पे प्रोफेशनल सर्विस करने का मतलब क्या है? तो प्रोफेशनल सर्विस मीन्स का मतलब है कि एक एग्जॉस्टिव डेफिनेशन है, तो जो इसके अंदर लिख दिया गया है केवल वही प्रोफेशनल सर्विस है, इनके अलावा कोई भी प्रोफेशनल सर्विस नहीं होगा। सर्विस रेंडर्ड बाय अ पर्सन इन द कोर्स ऑफ कैरिंग ऑन लीगल कहने का मतलब लॉयर्स यानी कि काले कोट वाले, मेडिकल सफेद कोट वाले, इंजीनियर्स, आर्किटेक्चरल प्रोफेशन ऑफ द अकाउंटेंसी, टेक्निकल कंसल्टेंसी, इंटीरियर डेकोरेशन, एडवर्टाइजिंग और सच अदर प्रोफेशन एज इज नोटिफाइड बाय द सीबीडीटी। अब सीबीडीटी ने क्या क्या नोटिफाई करा है? ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव, फिल्म आर्टिस्ट, कंपनी सेक्रेटरी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। CBDT has notified the service rendered by the following person in relation to the sport activities as professional service for the purpose of section 194J। तो अगर ये स्पोर्ट एक्टिविटीज के अंदर अपनी कोई भी सर्विस देते हैं तो हम उसे भी यहाँ पे प्रोफेशनल सर्विस मान लेंगे फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 194J। तो कौन कौन? कोई भी स्पोर्ट पर्सन है, एम्पायर रेफरीज हैं, कोचेज हैं, टीम के फिजिशियन एंड ये फिजियोथेरेपिस्ट हैं, अगर इवेंट मैनेजर्स हैं, कमेंटेटर हैं, एंकर्स हैं एंड स्पोर्ट कॉलमनिस्ट हैं, तो इन सबको भी यहाँ पे 194J के अंदर प्रोफेशनल्स मान लिया जाएगा एंड इसके ऊपर भी यहाँ पर आपका टीडीएस डिडक्ट होगा अंडर सेक्शन 194J। द रिक्वायरमेंट ऑफ टीडीएस एज पर सेक्शन 194J वुड अप्लाई टू ऑल द अफोसाइड प्रोफेशंस, ऑल अदर प्रोफेशंस वुड बी आउटसाइड द स्कोप ऑफ 194J। अब इसके अलावा कोई और भी प्रोफेशन है, कोई और प्रोफेशनल है, तो वो 194J के अंदर नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे प्रोफेशनल की डेफिनेशन मीन्स यानी कि एक एग्जॉस्टिव डेफिनेशन थी। इंक्लूड्स होता तो वो इंक्लूसिव होती, उसके अंदर बाकी लोग भी आ सकते थे, बट ये मीन्स एग्जॉस्टिव डेफिनेशन थी, तो जितना स्पेसिफाई करा गया है केवल वही प्रोफेशनल माने जाएंगे। मीनिंग ऑफ फी फॉर टेक्निकल सर्विस, तो फ्री फॉर टेक्निकल सर्विस मीन्स ये भी एग्जॉस्टिव डेफिनेशन है। एनी कंसिडरेशन इंक्लूडिंग एनी लमसम कंसिडरेशन फॉर रेंडरिंग एनी ऑफ द फॉलोइंग सर्विस। कौन कौन सी? कोई अपनी मैनेजरियल सर्विस दे रहा है, टेक्निकल सर्विस दे रहा है, कंसल्टेंसी सर्विस दे रहा है, या प्रोविजन ऑफ सर्विस ऑफ टेक्निकल और अदर पर्सनल, ठीक है। तो मैनेजरियल सर्विस, टेक्निकल सर्विस, कंसल्टेंसी सर्विस और सर्विस ऑफ टेक्निकल और अदर पर्सनल, तो उस सर्विस को यहाँ पे माना जाएगा फी फॉर टेक्निकल सर्विस। TPA is liable to deduct tax under section 194J on payment to hospitals on behalf of insurance company। तो अब ये TP क्या होता है? जो थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेशन who are making payment on behalf of an insurance company to hospital for settlement of the medical insurance claim etc. under various schemes including cashless schemes are liable to deduct tax at the source 194J on such payment to the hospitals। ठीक है, तो अब जब वो हॉस्पिटल्स को पेमेंट कर रहे हैं उसमें उन्हें 194J के अंदर, क्योंकि वो डॉक्टर्स हो गए तो डॉक्टर्स के लिए वो प्रोफेशनल मान लिया गया, तो अब उन्हें प्रोफेशनल सर्विस 194J में उनका
TDS डिडक्ट करा जाएगा। कंसिडरेशन फॉर यूज और राइट टू यूज ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज रॉयल्टी विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 916। As per explanation 4 to section 916, the consideration for use or right to use of computer software would be royalty. This explanation clarifies that transfer of all or any right in respect of any right, property or information includes and has always included transfer of all or any right for use or right to use a computer software irrespective of the medium through which such right is transferred. यानी कि अगर आपको कोई भी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वगैरह यूज करने के लिए आपको कोई उसका राइट दिया जा रहा है यूज करने के लिए या ट्रांसफर करने के लिए, तो वो यहाँ पे रॉयल्टी मानी जाएगी। And section 194J would be attracted in respect of consideration for use or right to use computer software since the same falls within the definition of royalty. तो अगर आप कोई भी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर यूज करने के लिए कोई भी पेमेंट करते हैं तो वो रॉयल्टी है एंड अब उसको 94J के अंदर कवर कर लिया जाएगा। बट यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने बताया कि किस केस में 194J यहाँ पे रॉयल्टी पे आपको डिडक्शन नहीं करनी, TDS डिडक्ट नहीं करना। तो सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जेम्प्टेड सर्टेन सॉफ्टवेयर पेमेंट्स। तो कौन सी सॉफ्टवेयर पेमेंट? वेयर पेमेंट इज मेड बाय अ ट्रांसफरी फॉर एक्विजिशन ऑफ सॉफ्टवेयर फ्रॉम अ रेजिडेंट ट्रांसफरर। यानी कि ट्रांसफरी मान लीजिए यहाँ पे मैं हूँ कपिल एंड मैं किसी और को रेजिडेंट ट्रांसफरर, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे मान लेते हैं इन्फोसिस है। तो अगर इन्फोसिस से मैं कोई सॉफ्टवेयर ले रहा हूँ तो अब इस केस में मुझे इन्फोसिस का 144J के अंदर रॉयल्टी के ऊपर TDS नहीं डिडक्ट करना। तो क्या क्या कंडीशन सेटिस्फाई करनी जरूरी है? सॉफ्टवेयर इज एक्वायर्ड इन अ सब्सिक्वेंट ट्रांसफर विदाउट एनी मॉडिफिकेशन बाय द ट्रांसफरर। यानी कि इन्फोसिस ने वो सॉफ्टवेयर पहले किसी और से खरीदा होना चाहिए एंड अब वो इन्फोसिस मुझे विदाउट एनी मॉडिफिकेशन मुझे बेच रहा है। ठीक है। दूसरा कि जब इन्फोसिस ने खरीदा था तो उस टाइम पे इन्फोसिस ने यहाँ पे 194J में TDS डिडक्ट कर लिया था। टैक्स हैज बीन डिडक्टेड अंडर सेक्शन 194J ऑन पेमेंट फॉर एनी प्रीवियस ट्रांसफर ऑफ सच सॉफ्टवेयर। ठीक है। तो जब इन्फोसिस ने खरीदा था किसी और पार्टी से तो उस पर जो है TDS इन्फोसिस ने डिडक्ट कर लिया था। एंड ट्रांसफर यू ऑब्टेन अ डिक्लेरेशन फ्रॉम द ट्रांसफरर दैट टैक्स हैज बीन सो डिडक्टेड अलॉन्ग विद द पैन ऑफ द ट्रांसफरर। एंड अब मैं यहाँ पर इन्फोसिस से इसका पैन अलॉन्ग विद द डिक्लेरेशन कि इसने 194J डिडक्ट कर लिया था, मैं इससे ऑब्टेन कर लेता हूँ इन्फोसिस से। तो इस केस में अब जो मैं इन्फोसिस को रॉयल्टी पेमेंट कर रहा हूँ फॉर द यूज ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, तो उस केस में मुझे यहाँ पे दोबारा से 194J के अंदर TDS डिडक्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है जी, समझ आ गया। सेक्शन 194K तो ये क्या बताता है? Section 194K provides for deduction of tax at the rate of 10% by any person responsible for paying to a resident any income in respect of units। तो कौन कौन सी यूनिट्स? यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड, यूनिट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्पेसिफाइड अंडरटेकिंग और यूनिट्स ऑफ स्पेसिफाइड कंपनी। अगर इनकी यूनिट से होने वाली कोई भी इनकम आपको दी जाती है तो उस इनकम के ऊपर 10% के रेट से आपका TDS डिडक्ट कर लिया जाएगा अंडर सेक्शन 194K। एंड टाइम ऑफ डिडक्शन क्या है? एट द टाइम ऑफ क्रेडिट और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। ठीक है जी। एंड नॉन एप्लीकेबिलिटी है अगर आपको जो एग्रीगेट पेमेंट करी जा रही है वो 5,000 रुपये से ज़्यादा की नहीं है और अगर जो आपको पेमेंट करी जा रही है वो कैपिटल गेन के नेचर में है तो यहाँ पर आपका 194K के अंदर TDS डिडक्ट नहीं होगा। नाउ सेक्शन 194 LA कंपनसेशन ऑन एक्विजिशन। LA को आप इस तरीके से याद कर सकते हैं कि ले गए। ठीक है, ले गए कहने का मतलब कंपल्सरी एक्विजिशन कि भाई हमारी प्रॉपर्टी उठा के ले गए तो वो यहाँ पे हम उसके लिए TDS डिडक्ट होगा हमारा। तो 194 LA पर्सन रेस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग टू अ रेजिडेंट एनी सम इन नेचर ऑफ कंपनसेशन और एनहांस कंपनसेशन, कंसिडरेशन और द एनहांस कंसिडरेशन। तो अब जब आपकी कंपल्सरी एक्विजिशन हो गया तो उसका आपको कंपनसेशन मिल रहा है या एनहांस कंपनसेशन मिल रहा है या आपको कंसिडरेशन या एनहांस कंसिडरेशन मिल रहा है, तो जो पर्सन आपको पे कर रहा है ये उसकी यहाँ पे रेस्पॉन्सिबिलिटी कि उसे यहाँ पे TDS डिडक्ट करना है ऑन एनी अकाउंट ऑफ कंपल्सरी एक्विजिशन अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चर लैंड। यानी कि अगर आपकी कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी, आपकी लैंड बिल्डिंग अगर आपकी कंपल्सरीली एक्वायर हो जाती है तो उसके फिर आपका कंपनसेशन, एनहांस कंपनसेशन जो भी मिलेगा, तो जो आपका पेयर होगा, जो आपको पे करेगा, तो उस केस में उसे वहाँ पे TDS डिडक्ट करना है बट अदर देन एग्रीकल्चर लैंड। एंड यहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड करने का मतलब क्या है? यहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड करने का मतलब है रूरल एग्रीकल्चर लैंड एज वेल एज अर्बन एग्रीकल्चर लैंड। ठीक है। रेट ऑफ TDS 10%। तो किस टाइम पे डिडक्ट करना है? एट द टाइम ऑफ पेमेंट। तो यहाँ पे एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर नहीं, यहाँ पे जिस टाइम पे पेमेंट होगा केवल पेमेंट के टाइम पे यहाँ पे डिडक्शन होगी TDS की। एंड यहाँ पे थ्रेशोल्ड लिमिट कितनी है कि अगर आपकी पेमेंट इन एक्सेस ऑफ 2.5 लाख रुपीज यानी 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा की अगर आपको पेमेंट करी जाती है तभी TDS आपका डिडक्ट होगा, अदरवाइज TDS डिडक्ट नहीं होगा। सेक्शन 194M। अब ये 194M ये मिक्स है 3 सेक्शंस का, तो 194M को आप याद रखते हैं सेक्शन 194M एज अ मिक्स ऑफ सेक्शंस। तो अब ये क्या बताता है? सेक्शन 194M प्रोवाइड फॉर डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स एट द रेट ऑफ 5% by an individual or HF responsible for paying any sum during the financial year to any resident। 194M बताता है कि इंडिविजुअल और HF को यहाँ पर टैक्स डिडक्ट करना है एट द रेट ऑफ 5%। तो किस किस
पेमेंट पे टैक्स डिडक्ट करना है। फॉर कैरिंग आउट एनी वर्क इन परसेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट बाय वे ऑफ कमीशन नॉट बीइंग इंश्योरेंस कमीशन और ब्रोकरेज, यानी कि ये हो गया आपका 194C वाला, यह हो गया आपका 194H, और अगर कोई प्रोफेशनल सर्विस ले रहा है वो तो 194J। ठीक है, तो इस केस में इंडिविजुअल और एचयूएफ को 5% के रेट से टीडीएस डिडक्ट करना है। एंड यहाँ पे कौन से इंडिविजुअल और एचयूएफ कि जो 194C, 194H और 194J के अंदर कवर नहीं हुए। कौन कवर नहीं हुए वहां पर, यानी कि वो वाले इंडिविजुअल और एचयूएफ जिनकी इन द केस ऑफ बिजनेस इन द इमीडिएटली प्रेसिडिंग ईयर उनकी ग्रॉस रिसिप्ट और टर्नओवर 1 करोड़ रुपए से कम थी, या इन द केस ऑफ प्रोफेशन उनकी ग्रॉस रिसिप्ट 50 लाख रुपए से कम थी, तो वो वाले इंडिविजुअल और एचयूएफ यहाँ पे कवर हो जाएंगे। अगर किसी इंडिविजुअल और एचयूएफ की टर्नओवर 1 करोड़ रुपए से ज्यादा या 50 लाख रुपए से ज्यादा की ग्रॉस रिसिप्ट है इन द केस ऑफ प्रोफेशन इन द इमीडिएटली प्रेसिडिंग ईयर, तब तो वो पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर ही कवर हो जाएंगे, वहीं पर उन्हें टीडीएस डिडक्ट करना है। बट अगर वो वाले इंडिविजुअल से नहीं है कि जो 194C, 194H, 194J के अंदर कवर नहीं हुए, उनसे अलग वाले इंडिविजुअल्स हैं, तो वो यहाँ पर 194M के अंदर आ जाएंगे। एंड साथ में हमने 194J के अंदर, 194C के अंदर हमने पढ़ा था कि अगर कोई इंडिविजुअल एचयूएफ अपने पर्सनल पर्पस के लिए कोई पेमेंट करता है कॉन्ट्रैक्ट की या कोई प्रोफेशनल सर्विस फी फॉर टेक्निकल सर्विस पे करता है, तो फिर उसे भी वहाँ पे टीडीएस डिडक्ट नहीं करना था। तो अगर कोई इंडिविजुअल एचयूएफ अपने पर्सनल पर्पस के लिए कोई फी फॉर टेक्निकल सर्विस या फी फॉर प्रोफेशनल सर्विस या कोई कॉन्ट्रैक्ट की पेमेंट करता है, तो वो भी यहाँ पे 194M के अंदर कवर हो जाएंगे। ठीक है, एंड यहाँ पे टाइम ऑफ डिडक्शन क्या है, एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर। एंड यहाँ पर आपका थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है कि अगर इंडिविजुअल और एचयूएफ ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर पेमेंट करते हैं 50 लाख रुपए से ज्यादा की, तो अगर 50 लाख रुपए से ज्यादा की पेमेंट करते हैं तो वहां पर उन्हें टीडीएस डिडक्ट करना है। 50 लाख रुपए या उससे कम की पेमेंट करते हैं तो टीडीएस डिडक्ट नहीं करना। नॉन एप्लीकेबिलिटी, एन इंडिविजुअल और एचयूएफ इज नॉट लायबल टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स अंडर सेक्शन 194M अगर वो 194C के अंदर उसे रिक्वायरमेंट है डिडक्ट करने की, 194H के अंदर उसे रिक्वायरमेंट है डिडक्ट करने की, या 194J के अंदर उसे रिक्वायरमेंट है डिडक्ट करने की। तो अगर इन तीनों सेक्शन के अंदर रिक्वायरमेंट है डिडक्ट करने की, तो इन दैट केस उन्हें 194M के अंदर डिडक्ट नहीं करना। और नो रिक्वायरमेंट टू ऑब्टेन 10, यहाँ पे भी आपको 10 लेने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। टाइम एंड मोड ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स अंडर सेक्शन 194IA इमूवेबल एक्वायर, 194IB इमूवेबल भाड़ा, 194M मिक्स to the credit of central government furnishing चालान कम स्टेटमेंट एंड टीडीएस सर्टिफिकेट, रूल 30, 31A, 31। तो अब ये तीन रूल्स हमें पढ़ने हैं कि 194IA, IB एंड M इन केसेस में आपको कब तो पेमेंट करनी है, टीडीएस जो आपने डिडक्ट करा वो कब पे करना है, उसका आपको स्टेटमेंट कब सबमिट करना है विद द DGIT, एंड उसका आपको सर्टिफिकेट कब इशू करना है टू द डिडक्टी। Sum deducted under section 194IA, IB, M shall be deducted paid to the central government within a period of 30 days from the end of the month in which the deduction is made। तो जिस भी महीने के अंदर आपने डिडक्शन करी उसके एंड से विद इन द 30 डेज आपको पेमेंट करनी है। ठीक है, यानी कि वो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जमा करा देना है अलॉन्ग विद द फॉर्म 26 QB QC QD। ठीक है, तो यानी कि आपको यहाँ पर पेमेंट एंड स्टेटमेंट दोनों चीजें साथ में करनी है विद इन द 30 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच डिडक्शन इज मेड। Shall also furnish to the PDGIT in the case of section 194 IB and M DGIT or any person authorized by them a challan cum statement in the form 26 QB QC QD respectively electronically within the 30 days from the end of the month in which deduction is made। तो ये बताता है हमें रूल 31A। and every person responsible for deduction under section 194 IB, IA, IB and M shall furnish the TDS certificate in the form number 16B, 16C and 16D respectively। यानी कि IA के लिए 16B, IB के लिए 16C एंड IB के लिए 16D टू द पे विद इन द 15 डेज फ्रॉम द ड्यू डेट फॉर फर्निशिंग द चालान कम स्टेटमेंट इन द फॉर्म 26 QB QC QD। यानी कि आपने जिस दिन आपने टैक्स डिडक्ट करा उस महीने के एंड से विद इन द 30 डेज आपको वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट को वो जमा कराना है एंड उसका स्टेटमेंट यानी कि 26 QB QC QD आपको वहाँ पे जमा कराना है DGIT PDGIT को। एंड अब आपको सर्टिफिकेट कब इशू करना है, तो जो आपकी ड्यू डेट थी उसके विद इन द 15 डेज। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए यहाँ पे आपने 16 अगस्त को किसी का टैक्स डिडक्ट करा, तो ये आपका 31 अगस्त एंड हुआ, इसके विद इन द 30 डेज यानी कि 30 सितंबर तक आपको यहाँ पे 20 पे कराना है एंड 26 QB QC QD आपको जमा कराना है एंड इसके विद इन द 15 डेज यानी कि 15 अक्टूबर तक आपको सर्टिफिकेट इशू करना है डिडक्टी को जिसका आपने डिडक्ट करा था टैक्स। ठीक है जी, चलिए नाउ सेक्शन 194N। अब N को आप याद रख सकते हैं नोट्स यानी कि कैश। तो ये हमारा कब लगता है, TDS ऑन कैश विड्रॉल। सेक्शन 194N प्रोवाइड दैट एवरी पर्सन बीइंग अ बैंकिंग कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी एंगेज्ड इन द बैंकिंग बिजनेस यानी कि कोऑपरेटिव बैंक और अ पोस्ट ऑफिस हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग एनी सम बीइंग द अमाउंट और एग्रीगेट ऑफ द अमाउंट एज द केस में बी इन कैश।
एक्सीडिंग ₹1 crore ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर टू एनी पर्सन फ्रॉम वन और मोर अकाउंट मेंटेन्ड बाय सच रेसिपिएंट। ठीक है जी। तो यानी कि अगर कोई भी बैंक, कोऑपरेटिव बैंक या पोस्ट ऑफिस किसी भी पर्सन को एक साल में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का मतलब कैश देता है, यानी कि अगर कोई पर्सन 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का कैश विड्रॉ करता है, तो अब जो बैंक या कोऑपरेटिव बैंक या पोस्ट ऑफिस है तो उसे फ्रॉम वन और मोर अकाउंट मेंटेन, यानी कि मान लीजिए आपका एक ICICI के अंदर अकाउंट है एंड आपके 2 अकाउंट है, अकाउंट नंबर 1 अकाउंट नंबर 2, आपने 50 लाख यहाँ से विड्रॉ करे एंड 55 लाख आपने यहाँ से विड्रॉ करे, तो आपने अलग अलग अकाउंट से तो 50 लाख और 55 लाख ही विड्रॉ करे, यानी कि 1 करोड़ से कम, बट आपके एग्रीगेट दोनों अकाउंट के मिलाकर हो गए आपके 1 करोड़ 5 लाख रुपए। तो यहाँ पर आपका जो ICICI बैंक है तो उसे यहाँ पे आपका TDS डिडक्ट करना है एट द रेट ऑफ 2%, एट द रेट ऑफ 2% ऑफ सच सम। ठीक है जी। चलिए, टाइम ऑफ डिडक्शन एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ सच सम। Modification in rate of TDS and threshold limit of the withdrawal for recipient who has not furnished return of income for the last 3 years। अगर कोई रेसिपेंट अपने पिछले 3 साल की, ऑल द 3 years, पिछले 3 साल की रिटर्न ऑफ इनकम फाइल नहीं करी हो अगर उसने, और उसकी रिटर्न ऑफ इनकम फाइल मतलब कौन से 3 साल देखेंगे, जिनकी रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करने की ड्यू डेट एज स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 एक्सपायर हो चुकी होनी चाहिए। तो अगर उसने उन 3 सालों की रिटर्न अपनी फाइल नहीं करी तो उस केस में यहाँ पे थ्रेशोल्ड एंड TDS के रेट चेंज हो जाएंगे। तो थ्रेशोल्ड एंड TDS के रेट्स क्या हो जाएंगे कि 2% का TDS डिडक्ट करना होगा अगर वो कैश विड्रॉ करता है इन एक्सेस ऑफ ₹20 लाख बट अप टू ₹1 करोड़, एंड 5% का टैक्स TDS डिडक्ट करना होगा अगर वो कैश विड्रॉ करता है इन द एक्सेस ऑफ ₹1 करोड़। एंड यहाँ पे आपको याद रखना है कि अगर उसने अपनी रिटर्न फाइल नहीं करी होनी चाहिए फॉर ऑल द 3 प्रीसीडिंग ईयर्स, ऑल द 3 असेसमेंट ईयर्स, यानी कि मान लीजिए अगर 3 में से आप 2 असेसमेंट ईयर्स के लिए नहीं करते बट एक के लिए कर देते हैं, तो यहाँ पर वो आपके जो 2% ऑन द एक्सेस ऑफ 1 करोड़ वही वाला आपका यहाँ पे प्रोविजन लगेगा। बट अगर आपने 3 साल की ही रिटर्न फाइल नहीं करी तब आपको ये वाले TDS के रेट्स लगेंगे कि 2% आपका डिडक्ट होगा 20 लाख से 1 करोड़ रुपए तक पे, और 5% का TDS आपका डिडक्ट होगा अगर आप 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का कैश विड्रॉ करते हैं। नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ TDS अंडर सेक्शन 194N, लायबिलिटी टू डिडक्ट टैक्स एट द सोर्स अंडर सेक्शन 194N शैल नॉट बी एप्लीकेबल टू एनी पेमेंट मेड टू। अगर कोई पेमेंट करी जा रही है गवर्नमेंट को, तो अगर गवर्नमेंट को कर रहे हैं तो भाई गवर्नमेंट अपने आप से थोड़ी ना TDS डिडक्ट करवाएगी, तो अगर गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं तो TDS डिडक्ट नहीं होगा। एनी बैंकिंग कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी एंगेज इन द कैरिंग ऑन बिजनेस ऑफ बैंकिंग, तो यानी कि बैंक को कर रहे हैं किसी कोऑपरेटिव बैंक को कर रहे हैं तो TDS डिडक्ट नहीं होगा। अगर आप किसी बैंकिंग बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट को कर रहे हैं, बैंक के बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट को, तो यहाँ पे TDS डिडक्ट नहीं होगा। और अगर व्हाइट लेबल ATM ऑपरेटर ऑफ अ बैंकिंग कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी एंगेज इन द कैरिंग ऑन बिजनेस ऑफ बैंकिंग, व्हाइट लेबल ATM ऑपरेटर क्या होते हैं जो बैंक के अंदर कैश रिप्लेनिश करते हैं, तो अगर आप उन्हें पेमेंट कर रहे हैं तो 1 करोड़ रुपए से ज्यादा, तो उस पर भी ये प्रोविजन 194N एप्लीकेबल नहीं होगा, वहाँ पे आपको कोई भी TDS की एप्लीकेबिलिटी नहीं होगी। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज आफ्टर कंसल्टेशन विद द RBI स्पेसिफाई, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ अलग से और यहाँ पे एग्जाम्पशंस दिए हैं कि जिनके ऊपर यहाँ पे 194N नहीं लगेगा, तो क्या है वो, कैश रिप्लेनिशमेंट एजेंसी एंड फ्रेंचाइजी एजेंट्स ऑफ द व्हाइट लेबल ATM टेलर मशीन ऑपरेटर्स। तो अब जो कैश रिप्लेनिशमेंट एजेंसीज होती हैं, तो अगर वो एक सेपरेट बैंक अकाउंट मेंटेन करती हैं फ्रॉम विच विड्रॉल इज मेड ओनली फॉर द पर्पस ऑफ रिप्लेनिशिंग कैश इन द ATM, तो अब जो ये यहाँ पे कैश रिप्लेनिशिंग एजेंसी होती हैं वो एक अपना सेपरेट अकाउंट मेंटेन करते हैं एंड अब वो उसमें से अकाउंट में से विड्रॉ करते हैं 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा ओनली फॉर द पर्पस ऑफ रिप्लेनिशिंग कैश इन द ATMs। तो अब उन एजेंसीज के लिए यहाँ पे TDS की प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा, बट उन्हें अपना एक सेपरेट बैंक अकाउंट मेंटेन करना जरूरी है। कमीशन एजेंट और ट्रेडर ऑपरेटिंग अंडर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटी एंड रजिस्टर्ड अंडर एनी लॉ रिलेटिंग टू द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट, अगर कोई कमीशन एजेंट है या जो ट्रेडर है जो कि ऑपरेट करता है अंडर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी और रजिस्टर्ड होना चाहिए, एंड वो वहाँ पे इंटीमेट कर देता है बैंक और कोऑपरेटिव बैंक को अपना अकाउंट नंबर की जिससे वो 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा का अमाउंट निकालेगा, एंड अपना पैन नंबर, एंड वो सर्टिफाई कर देता है बैंक को कि मैं जो 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा का अमाउंट विड्रॉ करूंगा ये मैं करूंगा ओनली फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग पेमेंट टू द फार्मर्स ऑन अकाउंट ऑफ परचेज ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। ठीक है, तो कोई भी अगर आपका पर्सन जो कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी के रजिस्टर मतलब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी के अंदर ऑपरेट करता है एंड वो रजिस्टर्ड है एंड वो बैंक को अपना अकाउंट नंबर बता देता है जिससे वो अमाउंट विड्रॉ करेगा, एंड वो पैन नंबर दे देता है अपना, एंड वो सर्टिफाई कर देता है बैंक को कि मैं जो 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा विड्रॉ करूंगा ओनली फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग पेमेंट टू दी फार्मर्स ऑन अकाउंट ऑफ परचेस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। तो इस केस में यहाँ पर उस पर 194N की एप्लीकेबिलिटी नहीं होगी इवन इफ अगर वो 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा ही विड्रॉ कर लेता है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। थर्ड, authorized dealer and its franchisee agent and sub agent and full fledged money changer licensed by the RBI and franchisee agent। तो अगर आपके कोई ऑथराइज डीलर हैं जो फॉरेन एक्सचेंज को परचेज सेल करते हैं, या फुल फ्लेज मनी चेंजर है जो आपकी
फॉरेन एक्सचेंज को परचेज सेल करते हैं, तो इस केस में उनके ऊपर भी यहाँ पर 194 की टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी नहीं आएगी। सच पर्सन शुड मेंटेन अ सेपरेट बैंक अकाउंट फ्रॉम विच विड्रॉल इज मेड ओनली फॉर द पर्पज ऑफ परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी फ्रॉम द फॉरेन टूरिस्ट, कि कोई फॉरेन टूरिस्ट है उससे फॉरेन करेंसी परचेज कर रहा है और उसे पेमेंट कर रहा है वो कैश की, और नॉन रेजिडेंट विजिटिंग इंडिया, अगर कोई नॉन रेजिडेंट आता है इंडिया में एंड वो उससे फॉरेन करेंसी लेके उसे इंडियन करेंसी देता है तो उस केस में, और अगर फ्रॉम रेजिडेंट इंडियन ऑन देयर रिटर्न टू इंडिया, कोई रेजिडेंट इंडिया बाहर गया था फॉरेन करेंसी लेकर एंड अब वो वापस इंडिया के अंदर आता है, फिर वो अपनी वो फॉरेन करेंसी देकर इंडियन करेंसी लेता है, तो इस केस में अगर वो इनके लिए यहाँ पर केवल बैठा है एंड वो सेपरेट बैंक अकाउंट मेंटेन करता है तो यहाँ पर उस पर 194 की एप्लीकेबिलिटी नहीं होगी, 194 की एप्लीकेबिलिटी उस पर नहीं लगेगी। नाउ कम टू सेक्शन 194O, टीडीएस ऑन सर्टेन पेमेंट बाय ई कॉमर्स ऑपरेटर टू ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट। ओ को आप किस तरीके से याद रख सकते हैं, ऑपरेटर, ठीक है। तो ई कॉमर्स ऑपरेटर अगर ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट को कोई पेमेंट करता है तो उसे यहाँ पे टीडीएस डिडक्ट करना है। सेल ऑफ गुड्स और प्रोविजन ऑफ सर्विस ऑफ एन ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट, ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट करने का मतलब, अब यहाँ पे पार्टिसिपेंट मान लीजिए मैं अपनी कोई गुड्स एंड सर्विस यहाँ पे रेंडर करता हूँ, तो पार्टिसिपेंट हो गया मिस्टर कपिल, इज फैसिलिटेटेड बाय एन ई कॉमर्स ऑपरेटर, मैं अमेजॉन के थ्रू अपनी कोई गुड्स सर्विस सेल करता हूँ, तो यहाँ पे ई कॉमर्स ऑपरेटर हो गया अमेजॉन, थ्रू इट्स डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटी ऑफ प्लेटफॉर्म सच ई कॉमर्स ऑपरेटर यानी कि अमेजॉन is liable to deduct tax at the source at the rate of 1% of the gross amount of such sale or service of the both, ठीक है। तो यहाँ पे अमेजॉन को कपिल का टीडीएस डिडक्ट करना है एट द रेट ऑफ 1% ऑन द ग्रॉस अमाउंट ऑफ द सच सेल ऑफ सर्विस और प्रोडक्ट, ठीक है जी। टाइम ऑफ डिडक्शन क्या है, एट द टाइम ऑफ क्रेडिट और अमाउंट और एट द टाइम ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। डीम्ड क्रेडिट, अब ये डीम्ड क्रेडिट करने का मतलब क्या है कि मैं यहाँ पर ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट हूँ कपिल, मैं अमेजॉन के थ्रू अपनी कोई गुड्स सर्विस सेल कर रहा हूँ एंड यहाँ पे मेरा कस्टमर है फॉर एग्जाम्पल राहुल, एंड यहाँ पे राहुल ने अमेजॉन के थ्रू पेमेंट ना करने के बजाय मेरे को डायरेक्टली पेमेंट कर देता है अगर राहुल, तब मेरे को अमेजॉन के थ्रू पेमेंट नहीं आई बट मुझे डायरेक्ट पेमेंट आ गई, तो मुझे डायरेक्ट पेमेंट आ गई ये भी यही माना जाएगा कि ये मुझे अमेजॉन ने क्रेडिट कर दिया, ठीक है। एनी पेमेंट मेड बाय अ परचेजर ऑफ द गुड्स यानी कि राहुल और रेसिडेंट ऑफ द सर्विस डायरेक्टली टू एन ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट, अगर इसने मुझे डायरेक्टली पेमेंट कर दी वट बी टीम टू बी द अमाउंट क्रेडिट और पेड बाय द ई कॉमर्स ऑपरेटर, तो इसे भी ऐसे माना जाएगा कि अमेजॉन ने मुझे दिया है। अकॉर्डिंगली सच पेमेंट वुड बी इंक्लूडेड इन द ग्रॉस अमाउंट ऑफ सच सेल्स और सर्विस फॉर द पर्पज ऑफ डिडक्शन ऑफ इनकम टैक्स अंडर दिस सेक्शन, ठीक है। तो इसे भी ग्रॉस अमाउंट का पार्ट बना दिया जाएगा। नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ टीडीएस अंडर सेक्शन 194O, नो टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड इन केस ऑफ एनी सम क्रेडिटेड और पेड टू ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट बीइंग एन इंडिविजुअल और एचईएफ, यानी कि मैं हूँ यहाँ पे, मान लीजिए मेरे ये एग्जांपल ले लीजिए कि अगर मैं इंडिविजुअल, अगर वो मेरे को पे कर रहा है ग्रॉस अमाउंट ऑफ सच सेल और सर्विस ऑफ बोथ इंक्लूडिंग ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर डज नॉट एक्सीड 5 लाख, बट जो मेरी अमेजॉन के थ्रू मैं सेल कर रहा हूँ उसकी ग्रॉस रिसिप्ट मेरी ग्रॉस अमाउंट उसका मेरा 5 लाख रुपए से कम है, ठीक है। यानी कि 5 लाख रुपए नहीं है, 5 लाख रुपए से कम की मेरी सेल होती है गुड्स और मतलब मेरी प्रोडक्ट और सर्विस दोनों को मिलाकर 5 लाख रुपए से कम की मैं सेल करता हूँ, तो इस केस में यहाँ पे टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी नहीं होगी, मतलब अमेजॉन को यहाँ पे मेरा टीडीएस डिडक्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। बट अगर मेरी सेल होती है 10 लाख रुपए की, मेरे ग्रॉस सम 10 लाख रुपए का होता है, तो उस केस में अमेजॉन को यहाँ पे टीडीएस डिडक्ट करने की रिक्वायरमेंट है। नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ द टीडीएस अंडर एनी अदर सेक्शन, तो अगर 194O के अंदर टीडीएस कट जाता है या 194O के अंदर जो नॉन एप्लीकेबिलिटी बताई गई है उसकी वजह से टीडीएस डिडक्ट नहीं होता, तो किसी और सेक्शन के अंदर टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा, ठीक है। सीबीडीटी वाइड सर्कुलर नंबर 17/2020 डेटेड 29 सितंबर 2020 इशूड द गाइडलाइंस फॉर रिमूविंग सर्टेन डिफिकल्टीज। अब यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ रही थी, एग्जाम्पल से समझते हैं कि यहाँ पर मिस्टर कपिल हैं, वो सेल करते हैं थ्रू अमेजॉन, बट यहाँ पर एक पेमेंट गेटवे उन्होंने बीच में यूज़ करते हैं वो रेजर पे का, ठीक है। एंड यहाँ पे हमारा कस्टमर है राहुल, अब राहुल अमेजॉन के थ्रू ऑर्डर प्लेस करता है बट पेमेंट होती है रेजर पे के थ्रू एंड वो पेमेंट मुझे रिसीव हो जाती है। तब यहाँ पे प्रॉब्लम यह आ रही थी कि मेरे साथ बीच में 2 ई कॉमर्स ऑपरेटर इन्वॉल्व थे, रेजर पे एंड अमेजॉन, तो अब यहाँ पर रेजर पे भी मेरा टीडीएस डिडक्ट करेगा और अमेजॉन भी मेरा टीडीएस डिडक्ट करेगा। तो यहाँ पे एक सीबीडीटी ने क्लैरिफाई करा कि इस केस में अगर अमेजॉन और रेजर पे अगर आपके 2 ई कॉमर्स ऑपरेटर बन जाते हैं तो जो आपका पेमेंट फैसिलिटेटिंग ऑपरेटर है तो उसे टीडीएस डिडक्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर आप अमेजॉन जो ई कॉमर्स ऑपरेटर है वो यहाँ पर आपकी टीडीएस को डिडक्ट कर लेता है। इन केस वेयर इन ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन द पेमेंट आर जनरली फैसिलिटेटेड बाय पेमेंट गेटवेज यानी कि रेजर पे, consequently it is possible that there may be applicability of 194 or twice, that is one on the main e-commerce operator Amazon who is facilitating the sale
एंड वंस ऑन पेमेंट गेटवे यानी कि रेजर पे, हु ऑल्सो हैपन टू क्वालिफाई एज ई कॉमर्स ऑपरेटर फॉर फैसिलिटेटिंग सर्विसेज। In order to remove this difficulty, it is provided that the payment gateway यानी कि रेजर पे will not be required to deduct tax under section 194O on a transaction if the tax has been deducted by the e-commerce operator यानी कि Amazon under section 194O on the same transaction। ठीक है, तो यहाँ पे रेजर पे को मेरा TDS डिडक्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है अगर Amazon मेरा TDS डिडक्ट कर लेता है on the same transaction। Person responsible for paying e-commerce operator shall be deemed to be the person responsible for paying to e-commerce participant। ठीक है जी। मीनिंग ऑफ सर्टेन टर्म्स, तो यहाँ पर ई कॉमर्स ऑपरेटर कहने का मतलब क्या है? अ पर्सन हु ऑन्स ऑपरेट और मैनेज डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटी और प्लेटफॉर्म फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, एग्जांपल अमेजॉन। ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट कौन है? अ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, यहाँ पर आपको याद रखना है केवल रेजिडेंट इन इंडिया, अगर कोई नॉन रेजिडेंट है तो उसे यहाँ पे कवर नहीं करा जाएगा ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट में। तो यहाँ पे जो कपिल है वो रेजिडेंट इन इंडिया है तो इसलिए वो ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट है। सेलिंग गुड्स और प्रोवाइडिंग सर्विस और बोथ इंक्लूडिंग डिजिटल प्रोडक्ट थ्रू डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटी और प्लेटफॉर्म फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। एंड सर्विस कौन सी? तो इंक्लूड्स फी फॉर टेक्निकल सर्विस एंड फी फॉर प्रोफेशनल सर्विस एज डिफाइंड अंडर सेक्शन 194J। तो अभी जो हमने 194J के अंदर डिस्कस करा था, लॉयर, अकाउंटेंसी सर्विस, कंपनी सेक्रेटरी, एक्टर्स, एम्पायर वगैरह, ये जो अभी हमने डिस्कस करे थे तो वो सब 194J वाली सर्विस यहाँ पे कवर करी जाएंगी। सेक्शन 194P, पी को आप किस टाइप से याद रख सकते हैं? तो पेंशनर, पी को आप ऐसे याद रख लीजिए, पेंशनर। रिडक्शन ऑफ टैक्स बाय स्पेसिफाइड बैंक इन केस ऑफ अ स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन। तो अब यहाँ पे स्पेसिफाइड बैंक को टीडीएस डिडक्ट करना है ऑफ द स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन। तो स्पेसिफाइड बैंक कौन है? तो पहले स्पेसिफाइड बैंक समझ लीजिए। स्पेसिफाइड बैंक टू मीन अ बैंकिंग कंपनी विच इज अ शेड्यूल्ड बैंक एंड हैज बीन अपॉइंटेड एज एजेंट्स ऑफ द आरबीआई अंडर सेक्शन 45 ऑफ द आरबीआई एक्ट। तो ये स्पेसिफाइड बैंक है। स्पेसिफाइड बैंक कहने का मतलब क्या है? अ बैंकिंग कंपनी एज नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। एंड स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन कहने का मतलब एन इंडिविजुअल बीइंग अ रेजिडेंट इन इंडिया, यानी कि रेजिडेंट इंडिविजुअल who is of the age of 75 years or more at any time during the previous year। ठीक है, 75 years या ज़्यादा की एज है उनकी, एंड इज हैविंग पेंशन इनकम, उनकी पेंशन की इनकम है। ही शुड हैव नो अदर इनकम एक्सेप्ट इंटरेस्ट इनकम, यानी कि उनकी पेंशन की इनकम है एंड उनकी कोई और इनकम नहीं होनी चाहिए एक्सेप्ट इंटरेस्ट की इनकम, वो भी रिसीव्ड और रिसीवेबल फ्रॉम एनी अकाउंट मेंटेन्ड बाय सच इंडिविजुअल इन द सेम स्पेसिफाइड बैंक इन विच ही इज रिसीविंग पेंशन इनकम। अब यहाँ पे समझिए कि कोई एक रेजिडेंट इंडिविजुअल है जिनकी एज 76 ईयर्स है एंड उनकी पेंशन की इनकम है एंड उनकी कोई और इनकम नहीं है, उनकी इंटरेस्ट की इनकम है। अब जो उन्हें इंटरेस्ट आ रहा है, अब उन्हें पेंशन मिलती है, लेट सपोज आईसीआईसीआई बैंक के अंदर उन्हें पेंशन मिलती है एंड उन्हें आईसीआईसीआई बैंक के अंदर ही इंटरेस्ट मिलता है, तो यहाँ पे वो बोल दिए जाएंगे स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन। बट उन्हें पेंशन मिलती है आईसीआईसीआई बैंक के अंदर एंड उन्हें इंटरेस्ट मिलता है लेट सपोज यहाँ पे एचडीएफसी बैंक के अंदर। ठीक है, तो इस केस में वो स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन नहीं है, या वो आईसीआईसीआई बैंक के अंदर उन्हें पेंशन भी मिलता है, इंटरेस्ट भी मिलता है, साथ में उनके कुछ पीजीबीपी की भी इनकम है या आईएफओएस की भी इनकम है, तो फिर वो यहाँ पे स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन नहीं है। तो स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन कौन है? कि कोई भी इंडिविजुअल, रेजिडेंट इंडिविजुअल जिनकी एज 75 ईयर्स या उससे ज़्यादा की है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एंड उन्हें पेंशन इनकम मिलती है एंड पेंशन के अलावा उन्हें कोई और इनकम नहीं मिलती एक्सेप्ट इंटरेस्ट इनकम, एंड वो भी उन्हें उसी बैंक में मिलती है जिस बैंक के अंदर उनकी पेंशन इनकम मिलती है। ठीक है, एक्सेप्ट इंटरेस्ट इनकम रिसीव्ड और रिसीवेबल फ्रॉम एनी अकाउंट मेंटेन्ड बाय सच इंडिविजुअल इन द सेम स्पेसिफाइड बैंक इन विच ही इज रिसीविंग हिज पेंशन इनकम and has furnished a declaration to the specified bank containing such particulars in the prescribed form and verified in the prescribed manner। तो आपको समझ आ गया स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन कौन है? तो अब यहाँ पर बैंक को ही यहाँ पर सीनियर सिटीजन का टीडीएस डिडक्ट कर लेना है। तो बैंक को किस टाइप से टीडीएस डिडक्ट करना है? स्पेसिफाइड बैंक हैज टू कंप्यूट द टोटल इनकम ऑफ सच स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन फॉर द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर एंड डिडक्ट इनकम टैक्स ऑन सच टोटल इनकम ऑन द बेसिस ऑफ रेट्स इन फोर्स आफ्टर गिविंग इफेक्ट टू द डिडक्शन अलाउएबल चैप्टर 6 एंड रिबेट अलाउएबल अंडर सेक्शन 87A। तो बैंक को उनकी इनकम कंप्यूट करनी है, उस पर उनकी जितनी भी इनकम है, पेंशन की इनकम, इंटरेस्ट की इनकम, वो सब लेनी है, उसमें 6A की डिडक्शन देनी है, चैप्टर 6A की, 87A की रिबेट अलाउ करनी है एंड उसके बाद जो भी उनका टैक्स पेएबल बनता है उसके हिसाब से उनका टीडीएस डिडक्ट कर लेना है। तो फिर अब जब ये टीडीएस बैंक डिडक्ट कर लेगा तो यहाँ पे स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन को रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आगे आपको समझ? तो ये सीनियर सिटीजन को रिलीफ देने के लिए कि मतलब वो ये सब कंप्लाइंसेस के पछड़ों में ना पड़ना पड़े, तो ये उन्हें रिलीफ देने के लिए यहाँ पर ये सेक्शन डाला गया है 194P। इसे आप याद रख सकते हैं, पेंशनर। नाउ सेक्शन 194Q, डिडक्शन ऑफ टैक्स एट द सोर्स ऑन परचेज ऑफ गुड्स। अब ये समझ लीजिए अच्छे से, एक बायर है एंड यहाँ पे सेलर है। 194 रिक्वायर एनी पर्सन बीइंग अ बायर हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग एनी सम टू एनी रेजिडेंट सेलर। तो सेलर कौन होना चाहिए? रेजिडेंट सेलर। फॉर परचेज ऑफ गुड्स
ऑफ द वैल्यू और एग्रीगेट ऑफ सच वैल्यू एक्सीडिंग 50 लाख इन अ प्रीवियस ईयर। अब पहली बात यहाँ पे केवल परचेज ऑफ गुड्स, यानी कि अगर आप कोई सर्विस ले रहे हैं, सर्विस के लिए पेमेंट कर रहे हैं, तो वो यहाँ 194Q में कवर नहीं होगा, केवल गुड्स के लिए कवर होता है। ऑफ द वैल्यू और एग्रीगेट ऑफ वैल्यू एक्सीड्स 50 लाख, अगर कोई बायर 50 लाख रुपए से ज्यादा का सामान, 50 लाख रुपए से ज्यादा के गुड्स किसी एक रेजिडेंट सेलर से परचेज कर लेता है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तो जो 50 लाख रुपए से ऊपर वाला अमाउंट है इन एक्सेस ऑफ 50 लाख, उसके ऊपर उसे TDS डिडक्ट करना होगा एट द रेट ऑफ 0.1% ऑफ द सच सम एक्सीडिंग रुपए 50 लाख। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि मैं यहाँ पर एक बायर हूँ, मैं कपिल, मैंने किसी से यहाँ पर गुड्स परचेस करे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सेलर है राहुल, मैंने उससे गुड्स परचेस करे, रेजिडेंट सेलर है ये, एंड मेरी यहाँ पे बायर हूँ, मैं अभी कंडीशन बताऊंगा बायर की कंडीशन क्या है, एंड मैंने यहाँ पे गुड्स परचेस करे 55 लाख रुपीज़ के। तो अब जो 50 लाख रुपए से ऊपर के 5 लाख रुपए हैं, तो 5 लाख रुपए में मुझे 0.1% के रेट से TDS डिडक्ट करना है, उसके बाद मुझे इसे पेमेंट करनी है राहुल को। ठीक है, टाइम ऑफ डिडक्शन एट द टाइम ऑफ क्रेडिट और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। CBDT एम्पावर है कि वो गाइडलाइंस वगैरह इशू कर सकती है अगर उसे रिक्वायरमेंट होती है तो। नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ TDS अंडर सेक्शन 194Q। TDS is not required to be deducted under this section in respect of a transaction on which tax is deductible under any provision of this act. Tax is collectible under the provision of section 206C other than 206C1H। यानी कि अगर किसी और प्रोविजन के अंदर आपको टैक्स डिडक्ट करना है तो यहाँ पर आपका 194Q एप्लीकेबल नहीं होगा। एंड अगर TCS के प्रोविजन आपके ऊपर अप्लाई होते हैं, वो अभी हम आगे पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, कि अगर आपके TCS के प्रोविजन अप्लाई होते हैं अदर देन 206C1H, ठीक है, अगर 206C1H अप्लाई हो रहा है तो 194Q एप्लीकेबल होगा, 206C1H एप्लीकेबल नहीं होगा। बट अगर 206C1H को छोड़कर कोई और TCS के प्रोविजन अप्लाई होते हैं 206C के, तो फिर इस केस में 194Q एप्लीकेबल नहीं होगा और 206C के अंदर TCS एप्लीकेबल होगा। ठीक है, इन केस ऑफ ट्रांजेक्शन टू विच बोथ सेक्शन 206C1H एंड सेक्शन 194Q अप्लाइज, टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड अंडर सेक्शन 194Q। तो इस केस में 194Q एप्लीकेबल होगा, 206C1H एप्लीकेबल नहीं होगा। अब यहाँ पे बायर का मतलब क्या था, मैंने बताया था कि यहाँ पे मैं हूँ कपिल, तो मुझे बायर कब मान जाएगा, तो मुझे बायर माना जाएगा, बायर मीन्स अ पर्सन whose total sale, gross receipt or turnover from the business carried on by him exceeds 10 crore during the financial year immediately preceding the financial year in which purchase of goods is carried out। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए प्रीवियस ईयर 2022-23 के अंदर मैं यहाँ पे परचेस कर रहा हूँ 50 लाख रुपए से ज़्यादा की, तो मेरी प्रीवियस ईयर 2021 एंड 22 के अंदर अगर मेरी टर्नओवर 10 करोड़ रुपए से ज़्यादा किया, 10 करोड़ रुपए से ज़्यादा की टर्नओवर किसकी, बायर की, जो परचेस कर रहा है, जिसे TDS डिडक्ट करना है। अगर बायर की टर्नओवर 10 करोड़ रुपए से ज़्यादा की थी तो उस केस में बायर यहाँ पे उसे मतलब TDS डिडक्ट करना है। अगर मेरी टर्नओवर मान लीजिए 8 करोड़ रुपए थी तो मुझे TDS डिडक्ट नहीं करना, फिर यहाँ पे TDS के प्रोविजन से अप्लाई नहीं होंगे। ठीक है, तो बायर कहने का मतलब कि वो बिजनेस करता होना चाहिए एंड उसकी इन द इमीडिएटली प्रेसिडिंग ईयर 10 करोड़ रुपए से ज्यादा की टर्नओवर होनी चाहिए, एक्सीड्स 10 करोड़। अब यहाँ पर कुछ क्लैरिफिकेशन है। कैन नॉन रेजिडेंट बी अ बायर अंडर सेक्शन 194Q, क्योंकि हमने 194Q के अंदर पढ़ा था कि सेलर तो रेजिडेंट होना चाहिए, बट बायर के लिए ऐसा कुछ नहीं लिखा कि बायर भी रेजिडेंट होना चाहिए, नॉन रेजिडेंट होना चाहिए। तो 194Q शैल नॉट अप्लाई टू अ नॉन रेजिडेंट whose purchase of goods from seller resident in India is not effectively connected with the PE of such non-resident in India। अगर परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है तब तो नॉन रेजिडेंट को यहाँ पर 194Q अप्लाई हो जाएगा, वो नॉन रेजिडेंट को TDS डिडक्ट करना है। बट अगर परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट नहीं है तो नॉन रेजिडेंट के ऊपर ये 194Q एप्लीकेबल नहीं होगा और नॉन रेजिडेंट को TDS नहीं डिडक्ट करना। शुड टैक्स बी डिडक्टेड व्हेन द सेलर इज अ पर्सन हुज इनकम इज एग्जाम्प्ट। अगर मान लीजिए सेलर की इनकम एग्जाम्प्ट है अंडर सेक्शन 10 या किसी और एक्ट के अंदर एज RBI एक्ट, ADB एक्ट, अगर सेलर की इनकम एग्जाम्प्ट है तो क्या यहाँ पे हमें TDS डिडक्ट करना है, तो नहीं। अगर सेलर की इनकम एग्जाम्प्ट है तो TDS डिडक्ट नहीं करना। सेम अभी हम 206C1H के अंदर पढ़ेंगे कि यहाँ पे सेलर TCS कलेक्ट करता है बायर से, कि बायर है उससे सेलर TCS कलेक्ट करता है। अब मान लीजिए अगर बायर की इनकम एग्जाम्प्ट है तो क्या सेलर को यहाँ पे 206C1H के अंदर TCS कलेक्ट करना है, तो यहाँ पर भी आंसर नो है। अगर बायर की इनकम एग्जाम्प्ट है तो सेलर को TCS कलेक्ट नहीं करना, एंड अगर सेलर की इनकम एग्जाम्प्ट है तो बायर को यहाँ पे TDS नहीं काटना। ठीक है, द अबव क्लैरिफिकेशन वुड नॉट अप्लाई इफ ओनली पार्ट ऑफ द इनकम ऑफ द पर्सन बीइंग अ सेलर और बीइंग अ बायर एज द केस में बी इज एग्जाम्प्ट। अगर केवल एक पार्ट ही आपका एग्जाम्प्ट है तो ये प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा, अगर आपकी टोटल इनकम एग्जाम्प्ट है तभी ये प्रोविजन अप्लाई होगा। वुड प्रोविजन ऑफ सेक्शन 194Q अप्लाई टू बायर इन द ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो जो बायर है अगर इन द ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन कि मैं कपिल हूँ, तो अभी मेरा आज ही मैंने अपना बिजनेस चालू करा था, तो क्या मेरे लिए अप्लाई होगा, तो मेरे लिए अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर बायर के लिए हमने क्या कंडीशन पढ़ी थी कि बायर की टर्नओवर इन द इमीडिएटली प्रेसिडिंग ईयर शुड एक्सीड 10 करोड़ रुपीज। तो मेरा तो ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन ही अब है, तो मेरा कोई प्रेसिडिंग ईयर तो था ही नहीं, तो उसमें मेरी 10 करोड़ की कहाँ से देखोगे आप कंडीशन।
तो इसलिए ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन के अंदर 194Q एप्लीकेबल नहीं होगा। 194Q शैल नॉट अप्लाई इन द ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन। What provision of section 194Q apply to the buyer if the turnover from the business is 10 करोड़ और लेस। तो अगर 10 करोड़ और लेस की टर्नओवर है, ये तो हमारी एक प्री कंडीशन है कि बायर उसी को बोला जाएगा जिसकी टर्नओवर 10 करोड़ रुपए से ज्यादा किया इन द इमीडिएटली प्रेसिडिंग ईयर। अगर 10 करोड़ रुपए या उससे कम की टर्नओवर है तो 194Q एप्लीकेबल नहीं होगा। एंड यहाँ पे आपकी 10 करोड़ रुपए की टर्नओवर होनी चाहिए फ्रॉम द बिजनेस। टर्नओवर और रिसिप्ट फ्रॉम नॉन बिजनेस एक्टिविटी इज नॉट टू बी काउंटेड फॉर दिस पर्पस। ठीक है, तो आपकी बिजनेस की टर्नओवर 10 करोड़ रुपए से ज्यादा की होनी चाहिए, नॉन बिजनेस एक्टिविटीज से होने वाली टर्नओवर को यहाँ पे कवर नहीं करना जाएगा। Applicability of section 194Q in cases where exemption has been provided under section 2061A। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छी तरीके से समझिए, इस पर हम थोड़ा टाइम लगाएंगे। 2061A provides that notwithstanding anything contained in section 2061, no tax is to be collected in case of a buyer who is a resident in India. If such buyer furnished to the person responsible for collecting tax a declaration to the effect that goods referred to in section 2061 are to be utilized for the purpose of manufacturing, processing or producing article or things for the purpose of generation of power and not for trading purpose। ठीक है जी, तो ये क्या बोले यहाँ पर कि 2061 के अंदर एक यहाँ पे एग्जेम्पशन दी गई है, मतलब उसे यहाँ पर एक एग्जेम्पशन प्रोवाइड करी गई है कि जो बायर है, अगर वो बायर सेलर को, यानी कि जो पर्सन रेस्पॉन्सिबल है टू कलेक्ट टैक्स, उसे यहाँ पे एक डिक्लेरेशन दे देता है कि मैं जो आपसे गुड्स बाय कर रहा हूँ उन्हें मैं यूटिलाइज करूंगा फॉर द पर्पस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग और प्रोड्यूसिंग आर्टिकल्स और थिंग्स। कि मैं जो आपसे गुड्स परचेस कर रहा हूँ इन्हें मैं फर्दर यूज करूंगा फॉर द पर्पस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग और प्रोड्यूसिंग ऑफ आर्टिकल और थिंग और फॉर द पर्पस ऑफ जनरेशन ऑफ पावर एंड नॉट फॉर द ट्रेडिंग पर्पस। कि मतलब मैं आपसे खरीद के एज इट इज नहीं बेचूंगा, मैं इसे फर्दर इससे कुछ प्रोड्यूस करूंगा या इससे पावर जनरेट करूंगा। एंड अगर वो ये डिक्लेरेशन दे देता है तो इस केस में 2061 में आपका टीसीएस कलेक्ट नहीं करना, पर्सन रेस्पॉन्सिबल टू कलेक्ट टैक्स, अगर वो डिक्लेरेशन उसे दे दी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 2061 में जितने भी आपके टीसीएस थे वो यहाँ पे आपके एग्जेम्प्ट हो गए अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2061A। अब एज पर प्रोविजन ऑफ सेक्शन 2061H, टैक्स इज टू बी कलेक्टेड इन रेस्पेक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स अदर देन गुड्स विच हैव बीन कवर्ड अंडर सेक्शन 2061, 2061F और 2061G। तो अगर कोई भी गुड्स आपके 2061, 2061F और 2061G के अंदर कवर हो गए तो उनके ऊपर तो टीसीएस उन पर्टिकुलर सेक्शन से ही चलेगा। इससे अलग जितने भी गुड्स हैं उनके लिए 2061H एप्लीकेबल कर दिया जाएगा। इन केस ऑफ गुड्स विच आर कवर्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ 2061 बट एग्जेम्प्टेड अंडर सेक्शन 2061A, कि मतलब उस पर 2061 के अंदर वो कवर होते थे गुड्स, बट 2061A की वजह से उनके ऊपर टैक्स नहीं कलेक्ट करा जा रहा, वो एग्जेम्प्ट हो गए। टैक्स विल नॉट बी कलेक्टेबल अंडर ईदर ऑफ द सेक्शन 2061 और 2061H। 1H के अंदर क्यों नहीं होगा? क्योंकि 1H के अंदर साफ साफ लिखा है कि जो गुड्स कवर है अंडर सेक्शन 2061, 2061F, 2061G और 2061H के दायरे में नहीं आएंगे। एंड 2061 के अंदर क्यों नहीं कवर होगा? 2061A की वजह से। ठीक है जी, as the provision of section 2061H categorically excluded the goods which are covered under section 2061. The provision of section 194Q does not apply in respect of those transactions where tax is collectible under section 206 except section 2061H। तो अभी हमने 194Q के अंदर पढ़ा था कि टीडीएस के प्रोविजन अप्लाई नहीं होंगे अगर 206C के अंदर टीसीएस के प्रोविजन अप्लाई होते हैं अदर देन 2061H। अगर 2061H एंड 194Q दोनों अप्लाई होते हैं तो 194Q का टीडीएस डिडक्ट करा है आपको, 2061H का टीसीएस एप्लीकेबल नहीं होगा। सिंस बाय द वर्च्यू ऑफ सेक्शन 2061A द टैक्स इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी कलेक्टेड फॉर गुड्स कवर्ड अंडर सेक्शन 2061, इन सच केसेस द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 194Q विल अप्लाई एंड द बायर शैल लायबल टू बी डिडक्ट टैक्स अंडर द सेड सेक्शन। अब आपको समझ आया? आपके जो 2061 के अंदर गुड्स बताए गए हैं उनके ऊपर टीसीएस कलेक्ट करना था, बट वो 2061A में आपको मतलब डिक्लेरेशन दे दी गई कि मैं इसे फर्दर यूज करूंगा फॉर द प्रोडक्शन मैन्युफैक्चर ऑफ द आर्टिकल ऑफ थिंग्स, तो इसकी वजह से वहां पे आपका टीसीएस कलेक्ट नहीं होगा अंडर सेक्शन 2061। बट अब वो 194Q की अगर बाकी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर देता है तो उन गुड्स के ऊपर 194Q के अंदर टीडीएस डिडक्ट कर लिया जाएगा। ठीक है जी, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, स्पेशली काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखना है। एप्लीकेबिलिटी ऑफ द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 194Q इन केस ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट नॉट बीइंग अ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कॉर्पोरेशन। अब 194Q में बायर के लिए क्या क्या दो कंडीशंस थी? सच पर्सन शैल बी कैरिंग आउट अ बिजनेस और कमर्शियल एक्टिविटी एंड द टोटल सेल ग्रॉस रिसिप्ट और टर्नओवर फ्रॉम सच बिजनेस कमर्शियल एक्टिविटी शैल बी मोर देन 10 करोड़ इन द इमीडिएटली प्रेसिडिंग ईयर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रेसिडिंग द फाइनेंशियल ईयर। इन केस ऑफ एनी डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट विच इज नॉट कैरिंग आउट एनी बिजनेस और कमर्शियल एक्टिविटी, अगर कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है जो कि कोई बिजनेस एक्टिविटी कमर्शियल एक्टिविटी कर ही नहीं रही तो वो बायर है ही नहीं, फिर इस केस में उसे टीडीएस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, उसे यहाँ पे कोई टीडीएस डिडक्ट नहीं करना। बट अगर कोई डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का जो कि बिजनेस कर रहा है, कमर्शियल एक्टिविटी कर रहा है,
तो उसे टीडीएस डिडक्ट यहाँ पे करना है। एंड एज रिगार्ड्स विद सेलर, कि मान लीजिए अगर कोई डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट कोई सेलर है, तो क्या यहाँ पे उसका टीडीएस यहाँ पे डिडक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे क्लैरिफाई करा गया है, एज रिगार्ड्स वेयर एनी डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट विल बी कंसिडर्ड एज अ सेलर फॉर द पर्पज ऑफ डिडक्शन ऑफ टैक्स अंडर सेक्शन 194Q, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट शैल नॉट बी कंसिडर्ड एज सेलर। तो ये कभी भी सेलर नहीं माने जाएंगे। एंड अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट से कोई भी आप गुड्स वगैरह परचेज कर रहे हैं, तो उस केस में आपको यहाँ पे 194Q का टीडीएस डिडक्ट नहीं करना। ठीक है, चलिए अभी क्रॉस एप्लीकेशन पढ़ना है हमें 194O ECO वाला, 2061H TCS एंड 194Q। तो अभी किस टाइप से, अंडर सेक्शन 194Q5 द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन वुड नॉट अप्लाई टू अ ट्रांजैक्शन ऑन विच टैक्सेस डिडक्टेबल अंडर एनी अदर प्रोविजन ऑफ द एक्ट और टैक्सेस कलेक्टेबल अंडर द प्रोविजन ऑफ 2060 अदर देन 2061H। एंड 194O क्या बोलता है, इफ द टैक्स हैज बीन डिडक्टेड बाय द ई-कॉमर्स ऑपरेटर ऑन अ ट्रांजैक्शन अंडर सेक्शन 194O इंक्लूडिंग ट्रांजैक्शन ऑन विच टैक्स इज नॉट डिडक्टेड ऑन अकाउंट ऑफ 194O2, यानी कि इंडिविजुअल HF जिनके 5 लाख रुपए से कम की ग्रॉस अमाउंट है, दैट ट्रांजैक्शन शैल नॉट बी सब्जेक्ट टू डिडक्शन अंडर सेक्शन 194Q। ठीक है, अब सिंपल भाषा में अगर मैं आपको बताऊं, इफ अ ट्रांजैक्शन इज बोथ विद इन द परव्यू ऑफ सेक्शन 194O एज वेल एज 194Q, देन इन दैट सर्कमस्टांसेस टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड अंडर सेक्शन 194O एंड नॉट अंडर सेक्शन 194Q। ठीक है, तो 194O में आपका टैक्स डिडक्ट होगा। सिमिलरली इफ ट्रांजैक्शन इज बोथ विद इन द परव्यू ऑफ 194O एंड 2061H, तो इस केस में 194O के अंदर आपका टैक्स डिडक्ट होगा, 2061H एप्लीकेबल नहीं होगा। एंड इसका रीजन क्या है कि 194O के अंदर जो टैक्स डिडक्शन का रेट है वो हायर है देन द टैक्स डिडक्शन रेट स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 194Q एंड 2061H। ठीक है जी, इफ अ ट्रांजैक्शन इज बोथ विद इन द परव्यू ऑफ 194Q एज वेल एज 2061H, यानी कि उस पर 194Q भी एप्लीकेबल होता है, 2061H भी एप्लीकेबल होता है, तो आपको क्या करना है, आपको उस पर 194Q एप्लीकेबल होगा। बट इन एनी केस अगर 2061H सेलर ने TCS पहले कलेक्ट कर लिया, कि यानी कि जो आपका बायर था उसने TDS डिडक्ट नहीं करा बट सेलर ने TCS कलेक्ट कर लिया, तो उसे मान लिया जाएगा कि ठीक है, फिर उसमें अलग से बायर को TDS डिडक्ट नहीं करना, क्योंकि 2061H एंड 194Q इन दोनों में रेट सेम है 0.1%। तो ये सभी आपको समझ आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है हमारा TDS का 194Q। अच्छी तरीके से अगर आपको समझ नहीं आया तो आप ये मेरी वीडियो को बार बार 2-3 बार सुन लीजिए, आपको समझ आ जाएगा। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। सेक्शन 194R डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स ऑन बेनिफिट और परक्विजिट इन रेस्पेक्ट ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। अब अगर कोई भी पर्सन बिजनेस और प्रोफेशन के दौरान कोई भी बेनिफिट और परक्विजिट किसी को देता है, तो वो जो बेनिफिट्स और परक्विजिट्स दे रहा है उसके ऊपर उसे TDS डिडक्ट करना है। एप्लीकेबिलिटी सेक्शन 194R रिक्वायर एनी पर्सन हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग टू अ रेजिडेंट एनी बेनिफिट और परक्विजिट वेदर कन्वर्टेबल इनटू मनी और नॉट arising from business or exercise of a profession by such resident to ensure before providing such benefit or perquisite as the case may be to such resident that tax has been deducted in respect of such benefit or perquisite at the rate of 10% of the value or aggregate of the value of such benefit। ठीक है, तो अगर कोई भी पर्सन किसी रेजिडेंट को इन द कोर्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन कोई भी परक्विजिट देता है, कोई भी बेनिफिट देता है, एंड चाहे वो कन्वर्टेबल हो इन द कैश और नॉट, तो अब उसे देने से पहले उसे 10% का TDS डिडक्ट कर लेना है, तब वो उसे देना है वहाँ पर। ठीक है, केसेस वेयर द बेनिफिट ऑफ परक्विजिट इज होली इन द काइंड और पार्टली इन काइंड एंड पार्टली इन कैश। अगर मान लीजिए कोई बेनिफिट परक्विजिट होली इन काइंड है या पार्टली इन काइंड एंड पार्टली इन कैश है, एंड जो कैश है वो इतना सफिशिएंट नहीं है कि वो सारा का सारा टैक्स कवर कर सके, तो इस केस में परक्विजिट देने से पहले जो पेयर है, मतलब जो परक्विजिट दे रहा है, द पार्ट इन कैश इज नॉट सफिशिएंट टू मीट द लायबिलिटी ऑफ द डिडक्शन ऑफ टैक्स इन रेस्पेक्ट ऑफ होल ऑफ सच बेनिफिट और परक्विजिट, द पर्सन रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग सच बेनिफिट और परक्विजिट shall before releasing the benefit of perquisite ensure that tax required to be deducted has been paid in respect of the benefit of perquisite। तो उसे वो तब रिलीज करना है, मतलब काइंड या कैश उसे तब रिलीज करना है जब वो पहले एंश्योर कर ले कि जितना टैक्स डिडक्ट करना था एट द रेट ऑफ 10% वो उतना एसएससी ने, मतलब जैसे मिल रहा है उसे जमा करा दिया होना चाहिए, तभी वो उसे रिलीज कर सकता है परक्विजिट और बेनिफिट को, नहीं तो वो रिलीज नहीं कर सकता। नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ TDS अंडर सेक्शन 194R। 194R कब एप्लीकेबल नहीं होता, अगर जो आपने बेनिफिट ऑफ परक्विजिट दिया है शुड नॉट एक्सीड 20,000 रुपीज, तो एप्लीकेबल नहीं होगा। इन केस ऑफ इंडिविजुअल और HUF हुज ग्रॉस टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड 1 करोड़। अगर कोई इंडिविजुअल और HUF है जिनकी ग्रॉस टोटल इनकम टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 1 करोड़ इन द प्रीवियस ईयर इन द केस ऑफ बिजनेस एंड डज नॉट एक्सीड 50 लाख इन द केस ऑफ प्रोफेशन इन द प्रीवियस ईयर, तो उनके ऊपर ये 194R एप्लीकेबल नहीं होगा।
मीनिंग ऑफ पर्सन रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग, पर्सन रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग मीन्स द पर्सन प्रोवाइडिंग सच बेनिफिट और परक्विजिट्स। इन केस ऑफ अ कंपनी इट मीन्स द कंपनी इटसेल्फ इंक्लूडिंग द प्रिंसिपल ऑफिसर देयर। ठीक है जी, इसी के साथ यहाँ पे हमारे टीडीएस के सभी सेक्शन कंप्लीट हो जाते हैं। अब हम टीडीएस के कुछ जनरल प्रोविजंस के बारे में डिस्कस करेंगे।